स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर, विजिबल है। ठीक है। अब लास्ट क्लास में जो भी मैंने कवर किया हुआ था, ठीक है, ये एक्सप्रेस मैंने पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। इसमें कुछ अगर अभी के डेट में सपोज अगर कोई लास्ट क्लास में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया या वीडियो भी देखी है, अगर कोई ऐसी चीज इस पेज पे नहीं समझ में आई इस पीपीटी में, तो वो अभी आप मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि सर थोड़ा एक्सप्रेस रिवीजन करा दीजिए। हेलो रिवीजन करा दूँ, रिवीजन सर, करा थोड़ा दूँ। एक्सप्रेस रिवीजन। हाँ जी सर। हाँ सर, एक्सप्रेस रिवीजन करा दीजिए थोड़ा। चलिए ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको थ्योरी थ्योरी समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बात किया था लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कि लाइब्रेरी जो होती है वो मतलब जितने भी कोड होते हैं जो पहले से लिखे जाते हैं, जो कोड पहले से लिखा जाता है उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। A library is a collection of pre-written code that can be used to perform a specific task, जिसको हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आप हो, आप एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर हो, सपोज किसी ने रिएक्ट फ्रेमवर्क एक बनाया हुआ है, उसी तरीके से आपने कोई फ्रंट एंड के लिए और एक फ्रेमवर्क बनाया, जिसको आप स्पेशली अभी अपने लिए यूज कर रहे हो, बट आपने उसे पूरा चेक कर लिया, ठीक है। आप चाहते हो कि आपने वो चीज डेवलप किया, आप उसको लोगों के साथ अगर उस कोड को शेयर करना चाहते हो, तो उस टेक्नोलॉजी को शेयर कर, एक मिनट। हम्म, तो आपने कुछ बनाया है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सपोज आपने बनाया हुआ है, तो आप चाहते हो कि वो मतलब मैं तो फ्रेमवर्क की बात करने लगा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, लाइब्रेरी की मुझे बात करनी है। लाइब्रेरी मीन्स आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जो परफॉर्म करता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है। उस स्पेसिफिक टास्क को मतलब आपने सपोज, मैं आपको बताऊं तो आपने सपोज एक बटन बनाया है, बटन उस बटन में कुछ स्पेसिफिक चीजें आपने रखी है, सपोज बटन के क्लिक करने से बबल्स आते हैं। बबल्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कि सपोज ये एक बटन है, आपने जैसे इसे क्लिक किया उसके चारों तरफ बबल्स आ जाएंगे, ठीक है। बबल्स ऊपर की ओर फैलेंगे इधर उधर, कुछ ऐसा करके आपने कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया है कि आप चाहो तो अपने कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिसमें बटन प्रेस करते ही उसमें बबल्स आए, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी है, आप इसको दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, आप इसको एनपीएम में डाल सकते हो, आप उसको पैकेज में कन्वर्ट करके एनपीएम को एनपीएम में डाल सकते हो, ताकि दूसरे लोग आपके उस कोड को यूज कर पाए, वो पूरा कोड उनको लिखना ना पड़े, वो बस उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें और देन आफ्टर दैट वो उसे यूज कर पाए, जैसे हमने अभी फिगलेट के केस में किया था। एक्सियोस क्या था? एक्सियोस भी एक लाइब्रेरी थी जिसे हम जिसकी मदद से हमने क्या किया था, एपीआई को फेच किया था, मतलब एपीआई की रिक्वेस्ट हम लोग एपीआई से रिस्पांस लेके आ रहे थे। फ्रेमवर्क भी कुछ इसी टाइप का होता है, फ्रेमवर्क भी प्री रिटन कोड होता है, बट ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जैसे रिएक्ट कर रहा है, ताकि हम लोग कुछ चीज़ें डेवलप कर पाएँ, कुछ ऐसे प्री-बिल्ड चीज़ें वो हम लोग को पहले से दे देता है, जिसकी मदद से हमें अपना जो 10 मिनट का काम रहता है, वो हम मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपको अपने विंडो पे एक नैव बार क्रिएट करना है, तो फ्रेमवर्क रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी आपने सुना होगा, मटेरियल यूआई का नाम सुना होगा, ठीक है। उससे आप आराम से वो चीज़ें ले आ सकते हो। मटेरियल यूआई बेसिकली रिएक्ट के लिए ही यूज़ होता है। कुछ प्री बिल्ड उसमें चीज़ें होती है, जैसे आप सीएसएस पढ़ोगे तो बूटस्ट्रैप या टेलमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ वैसा ही होता है। अ फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ प्री रिटन कोड दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे एक्सप्रेस अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है वो भी एक फ्रेमवर्क था, ठीक है। अब एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्रेस कुछ नहीं है, एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि नोड के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। Express.js is a popular and lightweight web framework for Node.js. It helps developers to build web application and API more easily by providing a robust set of features. ठीक है, ये बेसिकली आपको फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली 4 चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है एक्सप्रेस जेएस। पहली चीज़ क्या करता है कि ये रिस्पॉन्स को जो भी नहीं सॉरी रिक्वेस्ट को सुनता है, लिसन करता है कि यूज़र या क्लाइंट कौन सी रिक्वेस्ट उसको कर रहा है, उससे कौन सी रिक्वेस्ट कर रहा है,
ये एक्सप्रेस का काम होता है। देन उस रिक्वेस्ट जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसको क्या करता है कि ये पार्स करेगा। एक ऐड हो गए ना, ज्वाइन। हाँ, तो इससे क्या करेगा, वो पार्स करेगा एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, इनकमिंग जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसे लिसन करेगा, देन आफ्टर दैट उसे पार्स करेगा। पार्स इन द सेंस कि सपोज हमने क्या किया था, जब भी हम रिक्वेस्ट अपना भेज रहे थे या हॉपस्कॉच से या कुछ भी भेज रहे थे, तो हम उसमें हेडर्स प्रोवाइड कर रहे थे। हेडर्स मतलब कि वो किस टाइप का मुझे डेटा चाहिए, सपोज जेसन फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, एचटीएमएल चाहिए, जिस टाइप में मुझे चाहिए, वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं रिक्वेस्ट के साथ भेज रहा था वो उसको पार्स करेगा, उसको समझेगा। इसी तरीके से और भी कई इंफॉर्मेशन होती हैं कि हमें जीसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए या और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम अपने रिक्वेस्ट करते टाइम भेज रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को पार्स करने का काम भी एक्सप्रेस जेएस करेगा। देन आफ्टर दैट ये जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसे फॉर राउट से मैच करेगा, जो भी आपने राउट भेजा है उसके साथ वो उस राउट के साथ मैच करेगा। देन आफ्टर दैट अगर मैच हो जाता है तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ये काम होता है एक्सप्रेस जेएस का, बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने मिडलवेयर्स के बारे में बताया था कि ये तो बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप तो देख ही सकते हो। मिडलवेयर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर्स के बारे में जब मैंने बताया था, तो मिडलवेयर्स जब रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स जाने से पहले, मतलब रिक्वेस्ट के आने के बाद और रिस्पॉन्स जाने के पहले, इसके बीच में एक फंक्शन वर्क कर रहा होता है जिसे हम मिडलवेयर कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने मिडलवेयर के बेसिक चीज़ों को हमने देख लिया था। एक ऐप डॉट यूज जो कि मिडलवेयर के लिए बेसिकली यूज होता है। कई ऐसे मिडलवेयर्स होते हैं जो आने वाले समय में आप पढ़ रहे होगे। मिडलवेयर्स बेसिकली जब भी आपका रिक्वेस्ट आता है और रिस्पॉन्स जाने से पहले एक फंक्शन वर्क कर रहा होता है उस दौरान पे। जब जब आप अलग अलग राउट्स पे रिक्वेस्ट कर रहे होगे तब तक आपका मिडलवेयर्स वर्क कर मतलब एग्जीक्यूट होता है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था। मिडलवेयर फंक्शन इन एक्सप्रेस जेएस आर द फंक्शंस। ये बेसिकली एक फंक्शन ही होता है दैट एक्सेस टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इनके पास एक्सेस होती है, दोनों की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों की एक्सेस होती है इनके पास। दे कैन एग्जीक्यूट कोड, ये कोड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये चाहें तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं। अभी हम जब मिडलवेयर को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब करके दिखाऊंगा, एक एक चीज करके दिखाऊंगा। एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, और वो किसी भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को भी एंड कर सकते हैं। मिडलवेयर्स हेल्प इन हैंडलिंग टास्क लाइक लॉगिंग। आप लॉगिंग वाली फंक्शनैलिटी आप देखते होगे कि आपको जब लॉग करते होगे फिर उसके बाद लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी रहती है। उसी लॉगिन और लॉग आउट में दो और वर्ड आ जाते हैं, एक ऑथेंटिकेशन होता है, एक ऑथराइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें। पार्सिंग रिक्वेस्ट बॉडीज, पार्सिंग क्या होता है लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस सिंप्लीफाई कॉमन वेब डेवलपमेंट टास्क सच एज हैंडलिंग फॉर्म डेटा। क्या करता है, ये फॉर्म डेटा को हैंडल करेगा। कुकीज़ क्या होती है ये हम आने वाले समय में देख रहे होंगे। फिलहाल मैंने इसका लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि ये बेसिकली आपके रिकॉर्ड रख रहा होता है कुछ चीज़ों का। जैसे आप ऐड टू कार्ट करके आप किसी और पेज पे जा रहे होते हो तो वो पुरानी वाली चीज़ आपकी वहाँ ऐड रहती है, वो कैसे कुकीज़ की हेल्प से ही होती है वो सारी चीज़ें। फाइल अपलोड्स वाला जितना भी काम है ये सब हम देख रहे होंगे। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड टू मैनेज दीज टास्क। ठीक है, फिर मैंने यही चार चीज़ अभी एक्सप्लेन भी कर दिया था कि क्या करता है, हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुनेगा, उसे पार्स करेगा, मैच करेगा जो राउट के साथ, और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हम हमें देगा। एक्सप्रेस जेएस का ये वर्क रहता है। ठीक है, पार्सिंग का मतलब मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि पार्सिंग द रिक्वेस्ट मीन एक्सट्रैक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा फ्रॉम द इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी इन रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा, ठीक है, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है जो भी रिक्वेस्ट, उनसे कुछ डेटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था, ये हमने करके भी दिखाया था ऑलरेडी आपको कि हेडर्स सपोज आप कोई प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर आपने आपको किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए। एक हमने डैट जॉक वाली एपीआई हमने किया हुआ था, तो उसमें हमने ये चीज़ करके भी बताया था कि उस दौरान पे जब हमने डैट जॉक पे एपीआई पे हमने रिक्वेस्ट भेजा था, तो उस दौरान हमें फर्स्टली हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिला था, एचटीटीपी फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। देन हमने क्या किया था, उसे जेसन फॉर्मेट में भी रिस्पॉन्स मंगाया था, हेडर्स पास करके कि एक्सेप्ट किया था एप्लीकेशन जेसन मुझे चाहिए। देन मैंने उससे टेक्स्ट बेस में भी उससे रिक्वेस्ट मांगा था।
तो यही पार्सिंग का मतलब होता है कि आप किस फॉर्मेट में आप डेटा चाह रहे हो, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं। तो वो इन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को वो पार्स करेगा, उससे इंफॉर्मेशन निकालेगा एंड देन आपको उस अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स दे रहा होगा। बॉडी डेटा सेंट विद अ रिक्वेस्ट ऑफ एन इन जेसन फॉर्मेट। डेटा बेसिकली आपको ज़्यादातर हमने बताया था कि दो फॉर्मेट में आपको मिल सकता है, कि एक होता है एक्सएमएल और एक होता है जेसन। आपके समय में जितने भी होंगे ज़्यादातर आपको जेसन फॉर्मेट में ही मिल रहे होंगे। पुट एंड पोस्ट एंड पुट की बात करें तो ये बेसिकली एचटीटीपी वर्ब्स हैं, मेथड्स से आप इनको कह सकते हो, जो अभी हम सब देखेंगे। ठीक है। अब क्यूरी पैरामीटर्स, यूआरएल पैरामीटर्स, ये आज की क्लास में हम डिटेल में देख रहे होंगे। ऐप डॉट यूज मैंने बता दिया था कि ये क्या होता है, कि एक मेथड होता है इन एक्सप्रेस जीएस में। ये मिडलवेयर फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए यूज हो रहा होता है। app.use is a method in express.js used to apply the middleware function to your application. मिडलवेयर फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये फंक्शंस होते हैं जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस की जो लाइफ साइकिल चल रही होती है उस दौरान पे ये काम आते हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पांस जाने से पहले जो फंक्शन काम करेगा उसे मिडलवेयर कहते हैं। दे हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इनके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की भी एक्सेस होती है, रिस्पांस ऑब्जेक्ट की भी एक्सेस होती है, और ये किसी नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को भी रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल के अंदर कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम कवर कर रहे होंगे जब हम मिडलवेयर पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें लमसम, मैंने नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया था, नेक्स्ट वाला एक फंक्शन होता है बस ये नहीं किया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हम जब मिडलवेयर पढ़ रहे होंगे उस दौरान पे मैं आपको दिखाऊंगा। एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है जिसको हम कॉल करते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब जब मिडलवेयर पढ़ेंगे तब हम देख रहे होंगे। app.use middleware can perform the tasks such as logging, ये सब तो मैंने देख ही लिया है। You can use apply middlewares globally to all routes or to specific routes। ये हमने कल लास्ट डेट में हमने देखा था कि कैसे ये ग्लोबली रिएक्ट करता है और कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट राउट पे रिएक्ट करता है। app.use आप स्पेसिफिक राउट दे दोगे तो वो स्पेसिफिक राउट के लिए उस मिडलवेयर काम कर रहा था। आपने कोई भी राउट उसको प्रोवाइड नहीं किया तो वो सारे जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे किसी भी राउट पे भेज रहे होगे, वो उस राउट पे मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको करके दिखाया था। इतनी चीजें जो थी मैंने लास्ट क्लास में कवर किया हुआ था। ठीक है, जो आपको पढ़ना था। ठीक है, आप में से किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, और ना किसी ने इस पे वर्क किया ताकि आके वो मुझसे डाउट पूछ सके, क्योंकि डेफिनेटली जब आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो पक्का मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, लेकिन किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। फिलहाल आज की डेट में या मैं कहूँ तो आज के दिन हम लोग एक्सप्रेस जेएस का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे की चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और आई होप आपका जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा और क्रिटिकल लग सकता है। आप जितना आप इसे डिले करोगे उतना आपको समझने में अब आने वाले समय में प्रॉब्लम होती जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करने की, बट आप अगर ट्राई नहीं करोगे, आप कुछ करोगे ही नहीं, तो फिर फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे करके सब आप खा जाओगे। चलो, एक्सप्रेस जेएस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके मैंने आपको चीज करके दिखाई थी, बट मैंने उसको कहा था अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैंने बता दिया था उस क्लास में। तो जब भी हमें रिस्पॉन्स को सेंड करना होता है, वैसे मैंने किया भी था, हमने रिस्पॉन्स सेंड किया था। res.send नाम से मैंने एक रिस्पॉन्स वहाँ पे सेंड किया था, जिससे आपका मिडलवेयर रन हो रहा था, और आपके जैसे ही आप उस एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, देन आपका वो रिस्पॉन्स आ जा रहा था। तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड के हेल्प से ही हम वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो वही चीज़ आज की क्लास में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं। सेंडिंग अ रिस्पॉन्स, आप किस किस टाइप का रिस्पॉन्स भेज सकते हो, कैसे कैसे टाइप में। किसी ने अगर लास्ट रिएक्ट पढ़ी होगी, तो अगर बैक एंड और फ्रंट एंड पे थोड़ा सा काम किया होगा तो उसने ये चीज़ देखी होगी, बट आई थिंक आप में से किसी ने भी रिएक्ट को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, और ना फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों एक साथ काम किया है, तो आप लोग को शायद ही नहीं पता होगा। बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इंडिविजुअल आपके प्रोजेक्ट में काम आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट में तो अप्लाई करूंगा ही करूंगा, यहाँ पे मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में मैंने ब्रेक करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझना। इन एक्सप्रेस जेएस में क्या होता है, यू कैन सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट यूजिंग द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ये RES जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर, अगर आपको रिस्पॉन्स भेजना है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा,
देन कुछ रिस्पॉन्स भी तो सर्वर भेजेगा। तो अगर आपको रिस्पॉन्स भेजना है टू द क्लाइंट यूजिंग द, फिर आपको किस तरीके से आप भेज सकते हो, आर ई एस, ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है provided in the route handler, जो कि route handler में provide होता है। there are the several method to send a response depending on what type of data you want to send। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का और किस फॉर्मेट में आप अपने डेटा को भेजना चाहते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टाइप्स को देखेंगे कि हम प्लेन टेक्स्ट को कैसे भेज सकते हैं, कोई अगर एस टी एम एल रिस्पॉन्स है तो हम कैसे भेज सकते हैं, कोई अगर हमें जेसन फॉर्मेट में किसी को रिस्पॉन्स करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रीडायरेक्ट होना है, जैसे ही रिस्पॉन्स जाए वो हमें रीडायरेक्ट कर दे किसी और पेज पे, तो वो हम सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो वन बाय वन वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम किस किस चीज़ों में किस किस चीज़ों की हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। हम प्लेन टेक्स्ट को कैसे, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे, एचटीएमएल में रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हैं, जेसन फॉर्मेट में कैसे रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। अगर आपको स्टेटस कोड भेजना है साथ में, रिस्पॉन्स के साथ साथ अगर कुछ आप स्टेटस कोड भी भेजना चाहते हो कि ये स्टेटस कोड आपके वेब पेज पे अगर ये चीज़ हो तो शो होना चाहिए, तो आप उस स्टेटस कोड के साथ भी उस चीज़ को आप भेज सकते हो। अगर आपको रीडायरेक्ट करना है, जैसे रिस्पॉन्स जाए और आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओ, तो वो भी आप कर सकते हो। आप अगर हेडर्स भी अपने साथ भेजना चाहते हो कि आपको किस फॉर्मेट में कंटेंट टाइप क्या चाहिए, वो उस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 चीज़ें लिखी हैं, इसके अलावा आप कोई फाइल को भी भेज सकते हो। मैंने वो अभी के लिए उसको स्किप किया है। ठीक है, ये चीज़ें हम करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये लास्ट क्लास में हम यहीं पे काम कर रहे थे, और एक-एक करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में इस ऐप डॉट यूज़ को देखा था। अभी के लिए ये फिलहाल मिडलवेयर्स के लिए ये यूज़ होता है, और एक होता है ऐप डॉट गेट, जिससे बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट प्राप्त कर सकते हो। मतलब गेट का मतलब आप किसी चीज़ को अगर आपको पाना है, मतलब आपको कोई रिस्पॉन्स पाना है तो आप उसके लिए गेट का यूज करते हो। ऐप क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसी के थ्रू आप गेट रिक्वेस्ट करोगे, ऐप डॉट गेट। जैसे ऐप डॉट यूज होता है वैसे ऐप डॉट गेट होता है। बट अभी के लिए मैं ऐप डॉट यूज पे ही ये सारी चीजें आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ऐप डॉट यूज है और स्लैश एप्पल में मैंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजा था, और यहाँ पे ये मिडलवेयर रन हो रहा था। तो मैं अभी के लिए इस मिडलवेयर को हटा देता हूँ, और सिंपली मैं क्या करूँगा, इसी को, अब ये वाला जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा था कि स्लैश एप्पल पे जैसे ही अ, जैसे ही रिक्वेस्ट जाए, या यूआरएल पे जैसे ही रिक्वेस्ट जाए, तो वहां से एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो रिस्पॉन्स में मैं लिख देता हूँ एप्पल, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे अब इसी के साथ साथ मैं अगर और भी चीजें मैं करके दिखाऊं, स्लैश एप्पल पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा, और इसी तरीके से एक दो और ले लेते हैं। स्लैश सपोज बनाना पे रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक, ये दो अलग अलग मैंने राउट्स क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एक एप्पल है, एक बनाना है। इसके अलावा मैं किसी भी राउट पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्वर रन होगा बट मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो सर्वर को रन करने के लिए, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, नोड और हेलो इंडेक्स सर। डॉट जेएस लिखना होता है। हाँ बताइए। हेलो सर। बोलिए। सर, ऐप डॉट यूज के थ्रू राउट क्रिएट करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐप डॉट यूज मिडलवेयर में यूज होता है। ठीक है, अभी मैं राउट के लिए जो बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं वो ऐप डॉट गेट है। ठीक है, ये मिडलवेयर के लिए हाँ, यूज गेट होता है। है। अभी मैं वो करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब मिडलवेयर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो ऐप डॉट यूज को हम दोबारा यूज करेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको ऐप डॉट गेट के बारे में बताया नहीं है, इसलिए मैं वो चीजें ऐप डॉट यूज पे कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब सर, इसके थ्रू भी तो राउट हो रहा है ना? हाँ जो राउट बनाना होगा, है लिखे होगा एप्पल होगा है। होगा होगा होगा। बेसिकली ये मिडलवेयर के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक काम मिडलवेयर के लिए है। ठीक है, आप मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में जब करेंगे तो हम पढ़ेंगे। हम ऐप डॉट यूज के हेल्प से कभी भी रिक्वेस्ट को किसी भी रिक्वेस्ट को हम नहीं भेज रहे होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है कभी सर। कदार के केस में हम वैसा काम करेंगे, लेकिन जो केस होगा वो मैं आपको डिटेल में डिफाइन भी करूंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ।
अभी के लिए फिलहाल देख लेते हैं कि ऐप डॉट यूज स्लैश एप्पल और स्लैश बनाना, दो मैंने राउट्स क्रिएट किया है और इन दोनों पे रिक्वेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, नहीं किया है। यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखना होता है, एंटर प्रेस करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और सर्वर स्टार्ट होते ही मेरे पास जो जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो, जैसे ऐप डॉट लिसन, मैंने बताया कि एक्सप्रेस सबसे पहले आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुनेगा, तो अब वो सुन रहा है, बोल रहा है कि ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080 को, वो लिसन कर रहा है। आप इस पे इसी पोर्ट पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है और वो फिर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो लिसन कर रहा है 8080 को। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए फिलहाल लोकल होस्ट और एक मिनट, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉगिन नाम से कोई भी राउट क्रिएट ही नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट गेट लॉगिन। ठीक है, स्लैश लॉगिन मुझे नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैंने बनाया हुआ था एप्पल, ठीक है, एप्पल नाम का राउट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, तो जैसे ही एप्पल पे जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा एप्पल पेज इज हियर। ठीक है, ये जो फॉर्मेट आया है, ये जो आपका रिस्पॉन्स आया है, ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया था कई तरीके से हम रिस्पांस भेज सकते हैं, तो हम अलग अलग तरीकों को देखने वाले हैं। ये तरीका आपने पहले क्लास में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने रिस्पांस सेंड किया है, चाहे तो आप बनाना पे करके देख लो। बनाना पे मैंने किया तो बनाना भी एकदम प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रिस्पांस भेजा है, जो कि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि सेंडिंग अ प्लेन टेक्स्ट रिस्पांस। इसमें कुछ नहीं होता है, जस्ट आप रिस्पांस डॉट सेंड लिखो, जो भी आपको रिस्पांस अगर सेंड करना है वो आप रिस्पांस वहां से सेंड कर सकते हो एज अ प्लेन टेक्स्ट। दूसरा होता है कि मैं चाहूँ तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता हूँ। एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन द सेंस कि आप चाहो तो एचटीटीपी फॉर्मेट में भी कोई रिस्पांस अगर आपको सेंड करना है तो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं सपोज इसको मैं H1 हेडिंग में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। H1 हेडिंग में यहाँ पे इसको दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बोल्ड टाइप का रिस्पॉन्स इसके पास जाए, तो आप इसके अंदर ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। आप सिंपली H1 हेडिंग के अंदर लिख सकते हो। बेसिकली H1 क्या है, एक HTML एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये अपने जो भी एप्पल पेज इज हियर मैंने उसको लिखा है। अब आप डिफरेंस देखना, मैं बनाना पे चेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, केवल इस पे कर रहा हूँ। ये मैंने रिस्पांस जो इसको सेंड किया हुआ है वो HTML फॉर्मेट में किया हुआ है। बेसिकली HTML फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा वहां पे इस फॉर्मेट में आएगा, जस्ट एक मिनट, वो उसको डार्क कर देगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक और चीज इससे दिखाना चाह रहा था, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आई कि मेरा ये चीज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अभी नोड के केस में क्या हो रहा है कि मुझे सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे चेंजमेंट किया ना, तो चेंजमेंट करने पर मैंने जब जाके देखा तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर्वर अभी मेरा पुराना वाला है, मुझे इसको दोबारा से क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी। इससे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं अभी 2-3 मिनट के बाद ही नोडमॉन इंस्टॉल करा देता हूँ आप लोगों को। उसको ग्लोबली लेवल पे करा दूंगा। इन फ्यूचर आपको जब भी सर्वर स्टार्ट करना है तो आप नोडमॉन की हेल्प से करना। उसमें आपको रिफ्रेश करने या कोई भी चेंजमेंट करने के बाद आपको दोबारा सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ देखते हैं और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया और आप देखोगे इसमें चेंजमेंट आया। ठीक है, ये HTML फॉर्मेट में मैंने इसको रिस्पॉन्स किया है कि आप कुछ भी चाहो तो एप्पल पेज इज हियर, और इसका हेडिंग जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो, H1 हेडिंग आ गया आप कह सकते हो। बट बनाना के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें सिंपल टेक्स्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। अगर आप चाहो तो आप किसी भी HTML टैग का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ किया, आप इसके अंदर सपोज अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। हम्म, हम्म, ठीक है, आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कई ढेर सारे आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दो लिस्ट क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, इस फॉर्मेट में जैसे आप HTML लिखते थे ना, वैसे ही आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ?
ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स जो सेंड किया हुआ है ये प्रॉपर पहले मैंने H1 के अंदर लिखा हुआ है, देन अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने 2 लिस्ट पास किया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए मैंने चेंजमेंट कर दिया, देन मुझे अगेन क्या करना होगा, अपने सर्वर को स्टार्ट करना होगा। अगर आप इस सर्वर को दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे नोड के साथ तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जैसे ही मैंने किया तो इसके नीचे आपका 2 लिस्ट आ गया। बेसिकली यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुआ, उसके अंदर 2 लिस्ट क्रिएट हुए जो ऑरेंज और मैंगो टाइप के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चाहो तो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जो कि एचटीएमएल फॉर्मेट में आपने सॉरी रिस्पॉन्स भेज सकते हो जो कि एचटीएमएल फॉर्मेट में हमने रिस्पॉन्स किया। आई होप आपको प्लेन फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कैसे करना है और एचटीएमएल फॉर्मेट में कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और तीसरी चीज देखते हैं। आपको अगर जेसन फॉर्मेट में सपोज आपको रिस्पॉन्स करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, मैं इसी एप्पल पे ही चेंजमेंट कर देता हूँ। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में अगर आपको रिस्पॉन्स करना है, सिंपली आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे। जो भी जेसन फॉर्मेट में आपका जो भी मैसेज हो, जो भी चीज आप जिसमें की वैल्यू पेयर जो होता है, कुछ भी लिख दो आप, उस फॉर्मेट में वो चला जाएगा। जेसन फॉर्मेट में जाते समय आपको कुछ चेंजमेंट दिखेगा, उसका मतलब चलो मैं आपको करके पहले दिखाता हूँ मैं क्या ऐसे एक्सप्लेन करूँ। आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी बताओ। चलो एक मैसेज दे देते हैं। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे लिखा और इसके अंदर एक मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है और देन मुझे अगेन अपना सर्वर जो है ना वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर जो भी मैंने चेंजमेंट किया है, छोटे मोटे चेंजमेंट कर दिए, उसके बाद मुझे अगेन अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना है। देन इसको रिफ्रेश करूंगा और आप देखोगे ये जो फॉर्मेट आया है ना वो जेसन फॉर्मेट में मेरा रिस्पॉन्स गया हुआ है। जेसन फॉर्मेट इसको आप चेक भी कर सकते हो, जेसन वैलिडेटर में जाके आप इसको चेक कर सकते हो। फिलहाल आपको तो पता ही होगा कि जेसन फॉर्मेट में जो ये की होता है, ये एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग देखिए बन गया, जबकि मैंने यहाँ पे नहीं भेजा था स्ट्रिंग। मैंने क्या किया था, मैंने उसको सिंपली ऐसे मैसेज करके लिख दिया था। बट अगर आप यहाँ पे भी सपोज इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी लिख देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम चीज आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप रिफ्रेश जाके करते भी हो, एक मिनट देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक ठीक है, और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो तब भी आपके पास यही सेम चीज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहो तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक करके भी भेज सकते हो, नहीं तो आप सिंपली जैसे मैंने लिखा था पहले उस तरीके से भी आप करके भेज सकते हो। एक मिनट। ठीक है। हम्म, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि आपको प्लेन टेक्स्ट में कैसे भेजना है, एचटीएमएल फॉर्मेट में कैसे भेजना है रिस्पॉन्स, और आपको जेसन फॉर्मेट में कैसे रिस्पॉन्स भेजना है। बट बनाना के केस में अगर देखें तो क्योंकि मैंने वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं किया है तो बनाना के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। अ, एक मिनट, ये बंद क्यों हो गया भाई। अच्छा, मैंने सर्वर क्लोज कर दिया था क्या। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बनाना पेजेस हेयर ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इस केसेस में जाएंगे तो हमें ये दिखेगा। तो इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तीनों चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं था मेरे ख्याल से जो आपको नहीं समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। नो सर, नहीं है प्रॉब्लम। नहीं है तो अब और तरीके देख लेते हैं। अभी हम ऐप डॉट यूज के साथ कर रहे हैं, आप जब ऐप डॉट गेट पढ़ लोगे तो आप गेट के साथ भी करके देख लेना, सिमिलर चीज है। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। और अगर मैं और देखता हूँ तो ये हो गया, प्लेन टेक्स्ट में भेज दिया और एचटीएमएल फॉर्मेट में हो गया, जेसन फॉर्मेट में हो गया। अब स्टेटस कोड जैसे मैं आपको भेज के दिखाता हूँ। स्टेटस कोड कैसे हम भेज सकते हैं, जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ पे कुछ मैं रिस्पॉन्स भेज देता हूँ।
चलो जो मैंने भेजा हुआ है ना, मैं उसी पे एक मिनट चेक करके आपको दिखाता हूँ। अगर सपोज आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे रिस्पॉन्स अलग से भेजना पड़ेगा। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, आप चाहो तो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड भी भेज सकते हो। आप सपोज स्टेटस कोड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टेटस कोड के बारे में सभी जानते होंगे ना? हाँ, कोई ऐसा है जिसको स्टेटस यस कोड सर। के बारे में नहीं पता है? सपोज जैसे मैं, अरे बोल दीजिए दोबारा। क्या, ठीक है, स्टेटस कोड 200 के बारे में आपको पता ही होगा। इट्स ओके, जब रिस्पांस पूरी तरीके से आ जाता है, तो जैसे ही रिस्पांस मेरे पास चला जाए, तो एक स्टेटस कोड उसके पास जाना चाहिए कि ठीक है, रिस्पांस रिस्पांस रिसीव्ड, आर ई, ठीक है। अरे भाई, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव, ठीक है, ये मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अगेन मुझे सर्वर क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, जो बहुत बेकार लग रहा है बार बार। हाँ, तो मैंने एप्पल पे ही किया था, तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे तो रिस्पॉन्स रिसीव्ड आ गया, बट यहाँ पे स्टेटस कोड भी आना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, सर नेटवर्क में चेक करिए, नेटवर्क। एक मिनट। कहाँ चला गया भाई? सर नेटवर्क में कंट्रोल आर प्रेस करिए, कंट्रोल आर। हाँ, यहाँ देखो। अ, 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 रुको भाई, स्टेटस कोड यहाँ पे मेरे को एप्पल के साथ दिख रहा है, लेकिन मुझे इंडिविजुअली भेजना था ना। ये 200 दिख तो रहा है, बट मेरे को प्रिंट भी करना था। एक मिनट, कंसोल पे ही मुझे प्रिंट करना है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट। शायद 200 ओके है, तो फिर कुछ और भेज के मैं देखता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। जैसे पेज नॉट फाउंड अगर आता है, तो उसके साथ मैं अगर कुछ भेजूँ, जस्ट हम्म, तो सर्वर दोबारा रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, सर्वर रीस्टार्ट क्या मैं बार-बार करके दिखाऊँ? मैं आपको एक चीज़ बता ही देता हूँ नोटमोन के बारे में, क्योंकि बार-बार दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो देखो, आपको जैसे बाकी पैकेजेस थे ना, नोडमोन भी एक इसी तरीके का पैकेज है, ठीक है? उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको npm i और नोडमोन लिखना होता है, ठीक है? नोडमोन, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है, ग्लोबली लेवल पे इंस्टॉल करना है। ग्लोबली मीन्स कि अगर आप इसको सपोज ग्लोबली मीन्स ग्लोबली कर लेते हो, तो आप इन फ्यूचर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पे सिंपली नोटमैन और फाइल का नाम लिख दोगे, तो वो चीज़ वहाँ पे भी काम कर जाएगा। वो ग्लोबली आपके सिस्टम पे पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे आपने नोड इंस्टॉल किया है ना, एनपीएम आपकी जगह हर फाइल पे आपका एनपीएम काम कर रहा है, वैसे ही नोडमॉन भी करेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना, npm i जी, और उसके बाद नोडमॉन, सिंपली ये आपको लिखना है, ठीक है। नोडमॉन, ये आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अ, ये क्वेरी, ठीक है। ये इंस्टॉल करना है आपको ग्लोबली, ठीक है। ये जैसे ही आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, और नोडमॉन, ठीक है, और इसका वर्जन चेक कर लो, ठीक है। तो वर्जन अगर आपके पास आ रहा है साफ साफ, तो आपका समझना नोटबॉन इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम पे, ठीक है। और नोटबॉन का क्या है, मतलब यूज है, इसका क्या बेनिफिट है, वो चीज़ आप समझ लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि आपका बार बार सर्वर आपको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। कुछ भी चेंजमेंट हो रही, छोटी से छोटी चेंजमेंट के लिए भी आपका सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। बट नोडमॉन के केस में आप कोई भी चेंजमेंट करोगे, तो सर्वर ऑटोमेटिक उसे सेव करके, और मतलब आप सेव करोगे, जैसे ही आपने सेव किया चेंजमेंट करके, सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप देखो, कुछ इस तरीके से आएगा। 3.1 है, और यहाँ पे सर्वर मेरा रीस्टार्ट हो गया, और ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080 को वो लिसन कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से सेमी कॉलन हटाया, और उसके बाद मैंने सेव किया, आप देखोगे यहाँ पे सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो गया, ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080। बस यही काम रहेगा। अब इस केसेस में आपको बार बार सर्वर स्टार्ट करने का हेडेक नहीं होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ है, इससे ये बेनिफिट हो जाएगा। तो अब मेरा सर्वर स्टार्ट है और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पे एक मेरा मैसेज गेट रिक्वेस्ट था। लोकल होस्ट स्लैश एप्पल पे मैंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश किया है, बट मुझे क्या मिल रहा है, 4044 मिल रहा है, नॉट फाउंड। अगर मैं इस जगह पे इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज दे दूं जो कि 500 होता है, तो आपकी वो प्रिंट होगा। आप चाहो तो उस चीज के साथ वो ये भी कर सकते हो कि अब आपने देखा कि अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपको वही सेम चीज दिखेगा, बट यहाँ पे 500 दिखेगा स्टेटस कोड, और वो बताएगा कि इंटरनल सर्वर एरर आया है, इस वजह से आपका ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा, आप स्टेटस कोड इस तरीके से भेज सकते हो। जब आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। जहाँ पे सपोज कोई पेज आपने ऐसा बनाया है जहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, सपोज आपने पेज नहीं बनाया है, वहां पे रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि हम कुछ मतलब फिक्स ही नंबर ऑफ राउट्स वहां पे क्रिएट कर रहे होंगे, और हो सकता है यूजर किसी ऐसे राउट पे जा रहा हो जो हमसे मैच खा रही हो, बट लास्ट का जो एंड पॉइंट होता है वो डिफरेंट हो। तो उस केसेस में मुझे उसको कुछ मैसेज देना होगा या कुछ स्टेटस कोड भी प्रोवाइड करना होगा उस मैसेज के साथ, तो मैं इस तरीके से उसमें करूंगा। ठीक है, और अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के साथ वर्क कर रहे होगे, तो आपको कभी कभी मतलब ज्यादातर केसेस में क्या, कभी कभी क्या, ज्यादातर केसेस में हम लोग बैकएंड से जो फ्रंट एंड की ओर साथ में स्टेटस कोड भी सेंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट में जब आप मर्न स्टैक पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे, उस दौरान पे आपको करना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये था मतलब कि आप अपने रिस्पॉन्स के साथ आप स्टेटस कोड भी सेंड कर सकते हो कि क्या स्टेटस आना चाहिए। ठीक है, अगर पेज नहीं मिला तो कौन सा स्टेटस, इंटरनल सर्वर एरर आना चाहिए या 404 आना चाहिए, या कोई और आप दे सकते हो, फॉरबिडन का दे सकते हो, कोई भी स्टेटस कोड आप प्रोवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आप उसका स्टेटस कोड प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें थी स्टेटस कोड प्रोवाइड करने की। देन एक और अगर मैं आपको चीज बताऊं, तो एक और तरीके का रिस्पॉन्स होता है जो बेसिकली हमने देखा था कि हम हेडर्स भी पास कर सकते थे। हेडर्स के दौरान पे रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं और हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स हमारा इस टाइप में आए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट अपना कर सकते हैं। एक मिनट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेटस कोड मैंने देख लिया। अच्छा, एक और है इससे पहले, तो रीडायरेक्ट वाला, रीडायरेक्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे है और मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, रीडायरेक्ट मैं करूंगा किस पे, सपोज मैं जाऊँ करूंगा रिक्वेस्ट एप्पल के लिए, बट मैं रीडायरेक्ट होना चाहता हूँ इस बनाना वाले पेज पे। आई होप आपको रीडायरेक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा, इस एग्जांपल से आ जाएगा। जैसे रीडायरेक्ट का मतलब आप किसी और यूआरएल पे आप चले जाओगे, रिस्पांस के फॉर्मेट में वो कोई आपको और यूआरएल पे ले जाएगा। आपने रिक्वेस्ट किया एप्पल पे, बट वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा किसी और यूआरएल पे। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सर्वर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ अब, आई होप आपको दिख रहा होगा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, जैसे सिंपली मैं किस पे रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, इस लोकल होस्ट 8080 स्लैश एप्पल पे मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, और यही लिखा हुआ है। मैं बस रिफ्रेश करूंगा, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देखोगे कि मैं बनाना वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो गया। रीडायरेक्ट का मतलब यही होता है कि जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा, वो आपको किसी और यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये रीडायरेक्ट को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट में तो आपको पता ही है कि अगर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, वो लॉगिन वाले पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे, वो आपको पेज के बाहर लेते आएगा। आप बटन पे क्लिक करोगे, सपोज आपको किसी जगह एंटर करना है, तो आपको एंटर जैसे आपने प्रेस किया, आप उस पेज के अंदर चले जाओगे। तो ये जो चीजें हो रही होती है ना, वो बेसिकली रीडायरेक्ट की हेल्प से ही हो रही होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये होता है रीडायरेक्ट का काम। वो आपको किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। सपोज जैसे इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। आपने इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप उसे सबमिट करते हो, और ठीक है, सबमिट करते हो या लॉगिन पे क्लिक करते हो अपना डिटेल्स डिटेल डालने के बाद, जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन आप लॉगिन पे प्रेस करते हो। जैसे ही आपने लॉगिन पे प्रेस किया, उसने रीडायरेक्ट कर दिया आपको किसी और पेज पे। वही होता है रीडायरेक्ट। तो उसको आप करते किस चीज से, उसको हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की हेल्प से ही कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स देगा किसी और यूआरएल पे आपको ले जाके। ठीक है, तो ये काम होता है। अब लास्ट और था आई थिंक, हाँ, ठीक है, आप हेडर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपको सपोज मैं अगर यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं,
तो ये फिलहाल अभी तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा हम एपीआई रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे जिससे हमें कोई कंटेंट मिलेगा और उसका हम फॉर्मेट हम उसको चेंज करके मैं अभी आपको शो कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि सपोज आपको अगर कुछ एडिशनल चीज़ें आपको भेजना है या रिस्पॉन्स आपको प्राप्त करना है, वो ऐसे फॉर्मेट में करना है। सपोज एचटीएमएल फॉर्मेट में आपको या तो रिस्पॉन्स चाहिए, या तो आपको जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, हो सकता है आपको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप उसको भी सेट कर सकते हो कि रिस्पॉन्स को सेट कर दो, कंटेंट टाइप उसका बना दो प्लेन टेक्स्ट, प्लेन सॉरी टेक्स्ट प्लेन उसका कर दो, और रिस्पॉन्स को सेट कर दो जो भी आपने रिस्पॉन्स विद कस्टम हेडर्स के साथ रिस्पॉन्स आएगा इस बार। ठीक है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो इसका कैसे लिखा जाएगा, जैसे सपोज मैं एप्पल पे ही कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेंड कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे कंटेंट टाइप स्लैश नहीं, इस पे सिंपली आपको एक चीज़ लिखना है, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप। ठीक है, और आपको सॉरी रिस्पॉन्स डॉट ये सेट करना है। ठीक है, सेट ही था आई थिंक, हाँ रिस्पॉन्स डॉट सेट। ठीक है, ठीक, पहले आप इसको सेट करोगे कि आप किस टाइप का कंटेंट चाह रहे हो, उसे सेट कर दो, कंटेंट टाइप। ठीक है, और सेट करने के बाद आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, सपोज वहाँ पे लिखा हुआ था जो मैं वही लिख दे रहा हूँ, टेक्स्ट और प्लेन फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो आप उस टाइप का अपना रिस्पॉन्स को सेट कर सकते हो। देन जो भी आपको रिस्पॉन्स सेट सेंड करना हो, ठीक है, वो आप सेंड कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए अगर करके दिखाऊं तो वही सेम मैंने मैसेज लिखा था ना, उसी को मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाय, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर रीस्टार्ट हुआ है, और अगर आप इस पे सॉरी बनाना पे मैंने किया था, तो मैं बनाना सॉरी एप्पल पे किया था, तो एप्पल पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिसन फॉर्मेट में ही इसने मेरे को दे दिया। ठीक है, बट शायद काम नहीं किया है क्या, एक मिनट रुक जाइए। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट प्लेन, जस्ट अ मिनट, टेक्स्ट प्लेन यही तो है। अगर इस पे काम नहीं करेगा, एक मिनट बस देखना चाहता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये नहीं करेगा अभी शायद इस पे काम, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में मैंने सेंड किया हुआ है और वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, ये इस पे तो अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अगर इसका एग्जांपल को गेट के साथ मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। नहीं कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, इसको अभी अभी के लिए इसको स्किप करना आप लोग। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं करके देखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैंडम एग्जांपल लिया हुआ है, कुछ स्पेशल तो मैंने आपके लिए बनाया था नहीं। ठीक है, तो ये इस पे अभी वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसको करूंगा ट्राई कि कोई अच्छा एग्जांपल आपको लेके आऊँ तो इस पे समझाऊँ। इसके फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स यही है, बट अभी वर्क नहीं कर रहा है, शायद प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैं बाद में देख लूँगा। ठीक है, आप यहाँ तक का पहले अभी आप देख लो जितना भी मैंने बताया है। ठीक है, ये इस पोर्शन तक का, सॉरी कहाँ गया, हाँ इस पोर्शन तक का। ठीक है,
ये 5 तक के रीडायरेक्ट तक का आप देख लो। इसको मैं देख लूंगा, कोई अच्छा एग्जांपल अगर मेरे को मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा है जो भी मैंने एग्जांपल अभी लिखा हुआ है। तो इतने चीजों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। रिस्पॉन्स देखो, मैंने अलग अलग टाइप के जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं, लमसम जो भी यूज में होने वाले होते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आया तो वो आप बता सकते हो। कोई बोलेगा? नाम ही ले लेता हूँ। दीपक कुमार जी, आकांक्षा, रोहित जी, आप ही तीन पहले बताओ। आया सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर। थोड़ा थोड़ा, बाकी कहाँ गया? सर आया, क्लियर हुआ थोड़ा सा। क्लियर हो गया आपको? रोहित जी आपको? रोहित जी आपको हुआ क्लियर? लगता है सर काम कर रहे हैं। संजीत जी आपको हुआ क्लियर? असीत, चंदन जी आपको? अगर क्लियर हुआ सर ना तो मैं जेसन फॉर्मेट फिर से बताइएगा। जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अभी जेसन मैं फॉर्मेट में कैसे सेंड किया वो हाँ, देखना पड़ता है। वो तो बहुत नॉर्मल मेरा था, अभी वर्क मैं नहीं करके कर भी रहा दिखा है। रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, बाकी पूछ लूँ और किसी से भी। हाँ, असीत जी और संजीत जी, आप लोग को समझ में आया? जी सर, समझ में तो आया, एक बार करने से पता चला। क्या? थोड़ा आप लाउड बोलेंगे? सर एक बार प्रैक्टिस करने से पता चला जाता है। प्रैक्टिस करने से समझ आप तो लोग आया। करते कहाँ हो प्रैक्टिस? वही तो प्रॉब्लम है। मैं जितने क्लासेस अभी तक मैंने लिया है सबका एक ही रिप्लाई है, सर बिजी था, काम था, देन ट्राई किया था बट पूरा हुआ नहीं। यही तो सबके एक्सक्यूजेस हैं। संजीत जी आप बताइए। संजीत जी यस सर। समझ में आया आपको? जी सर। चलिए ठीक है। अभी मुझे पता चल जाएगा सबका। भूमिका जी आपको समझ में आया? भूमिका और दो लोग और हैं, एक मिनट। भूमिका है और याचिका है और अभिषेक हैं। आप लोगों को समझ में आया? ये सर थोड़ा थोड़ा आया पर पूरा नहीं आया अभी। क्या चीज में प्रॉब्लम हुआ प्रैक्टिस ये करने के बताइए। बाद में भी हो सकता है। नहीं, कोई तो इशू आया होगा ना सिर्फ अभी अभी देखने पे। तो कोड समझ। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप लोग। पहले तो आपको ये क्लियर यस सर। होना चाहिए कि जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। पहला स्टेप मीन्स हम देख रहे हैं और हमें वो सर कांट ओपन माइक रिस्पॉन्स, गेट रिपीट प्लीज। क्या? सुनिए, जिसमें आप जो पढ़ रहे हो, जो एट द टाइम जो चल रहा है, कम से कम वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप अभी अभी आपने चीज़ें देखी और उसके बाद भी कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, देन कुछ तो इशू हुआ होगा ना। कोई तो ऐसा टॉपिक हुआ होगा जो नहीं अच्छे से समझ में आया। वही टॉपिक आपको बताना है कि नहीं सर एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो टॉपिक मुझे नहीं आया। देन थोड़ा थोड़ा क्या होता है? अभिषेक जी, अभिषेक राजन जी, चलो हो गया। रिस्पॉन्स डॉट गेट रिपीट प्लीज। गेट अभी मैंने बताया ही नहीं है, अभी तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो चंदन जी का एक डाउट था कि जेसन फॉर्मेट में कैसे हम लोग डेटा भेजेंगे। संजीत जी अपना माइक ओपन करिए। हाँ, तो जी आप सर। एक्सप्लेन करिए जेसन फॉर्मेट में कैसे डेटा रिस्पॉन्स करेंगे, बताइए इस पे। सर उसको कर्ली ब्रेसेट में करके। क्या सिंपली मैं अगर सपोज इसको मैं हटा देता हूँ और मुझे जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजना है तो मैं क्या करूँ अभी के लिए? तो इसको सर रन कीजिए। बस तो जेसन सही लिखा हुआ है। फॉर्मेट में है सर। हाँ वेरी गुड।
ये जेसन फॉर्मेट में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड, आप चाहो तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाओ, नहीं चाहो क्या, आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा। और इस मैसेज को अगर आप चाहो तो डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर भी भेज सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कुछ। हाय माय नेम इज सौरभ, ये एक जेसन फॉर्मेट है, आपका जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स जाएगा। हाँ ठीक है। और अगर आप विजिट करते हो आप उसी यूआरएल पे, तो आपको जो ये रिस्पॉन्स मिला है वो जेसन फॉर्मेट में ही है। ठीक है। और आई होप आपको जेसन फॉर्मेट, जेसन डेटा आपको पता होगा कैसे दिखता है। ठीक है। क्योंकि उसमें जो की होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है। तो ये है। अब आई ऑब्जेक्ट थिंक, के रूप में होता है, हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। की नहीं, वैल्यू पेयर। हाँ की वैल्यू पेयर तो वो तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होता है वो स्ट्रिंग नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज स्ट्रिंग होता है, देख सकते हो आप, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर है। ठीक है। और साथ ही साथ में इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं यूज होता है। जो ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग अनडिफाइंड पढ़ चुके होगे ना, एक डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अनडिफाइंड यूज नहीं होता है। ठीक है। अब आई होप आपको चंदन जी समझ में आया होगा ना। चंदन जी आपको आया? सर मेरा क्लियर हो गया। हाँ, अगर थोड़ा सा अभी भी मैं एक चीज जो कह रहा हूँ आप लोग थोड़ा समझ लो। ठीक उसको है। फिर अगर किसी को उसको भी फिर सर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हाँ सर वो भी सेम उसी के जैसा है जैसे एचटीएमएल कोड को सेंड करते हैं या फिर कोई नॉर्मल को भेजते हैं, नॉर्मल कोई लाइन ऐसा हो, क्या तो चीज सिर्फ आपने इसके अंदर पूछा? यही चेंज है कि नहीं सर मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ हाँ सर, सारे एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा ही चेंजिंग है। वो जब आप अभी करने लगोगे ना, जब खुद से ट्राई करोगे तो ये सारी चीजें आपको सर, बस। और एक और सर, हाँ नोडमून कैसे यूज किया? मतलब मेरे में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था और ग्लोबली इंस्टॉल है, मतलब पहले हमने नोड.js थोड़ा बहुत यूज प्रैक्टिकली किया हुआ है। ज़्यादा कराइए डिफरेंट एग्जाम्पल से। प्रैक्टिकली में ही करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिकली में क्या कमी है? मैं पहले थ्योरिकल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर थ्योरिकली नहीं पता होंगे तो आपको प्रैक्टिकल में बोल के निकल जाऊंगा, तो देन आप रिवाइज कैसे करोगे? दिक्कत ये चीज़ है ना। मैंने यहाँ पे पीपीटी इसलिए ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपको थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत इजी चीज़ है। बट अगर हम इसको अभी वाइड रेंज पे जैसे ही यूज़ करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। अभी मैं रेस्टफुल एपीआईज पे मुझे मूव करना है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना जो आपको आने चाहिए। सर नोडमून दोनों कैसे चीजें, सेटअप हुआ है नोडमून हाँ से? नोटमोन मैंने ग्लोबली लेवल पे सेटअप कर दिया। उसके लिए जस्ट आपको अपने कमांड लाइन पे एक कमांड देना होगा, npm i और -g और फिर नोटमोन। ठीक है। और वही बस उसको कर लीजिएगा। अगर और फिर उसको चेक करने के लिए आपको तो रॉन नोटमोन और -v लिख के वर्जन आप उसका सर चेक कर सकते हैं विथ स्पेस इन बिटवीन। सर हाइफन बी या जी जी रहता है कि बी रहता है? जी हाइफन ना? जी, सॉरी, जी मैंने वी बोल दिया गलती से ना, जी रहेगा। जी मैंने दिखाया था अभी आपको नहीं बस। सर, वर्जन चेक करने के लिए भी होगा ना? हाँ, वर्जन चेक करने के लिए हाइफन वी वर्जन चेक रहेगा। करने के लिए भी। वो नोटबंक ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने पूछा था। ठीक है। और अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है कोई चीज़ पे तो वो मुझे पूछे, वरना मैं आगे चलूँ। सर सिर्फ एक मिनट सर, मतलब नोटबुक ग्लोबली इंस्टॉल करने के बाद काम करने लगेगा या फिर उसका सेटअप करना होगा? नहीं, कोई सेटअप नहीं करना होगा। आप मेरा अपने नहीं होता। कमांड लाइन पे कर रहे हो, उसको कोई सेटअप करने की कोई नीड नहीं है। आप उसको जैसे ही इंस्टॉल करोगे, आप चाहो तो अभी करके देख लो। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप अभी अभी नोटमॉन को क्या है? अ, अभी करके, किसी के पास भी हो तो वो एक बार नोटमॉन को जैसे मैंने बताया वो चीज़ करे। अभी किया ऑलरेडी। हाँ ऑलरेडी मेरे में पहले से था सर, पहले से था, मैंने वर्जन चेक किया हुआ ऑलरेडी, मेरे मेरे में पहले से हाँ, था तो पहले से नोटबुक। था तो फिर बहुत अच्छी बात है। जिसके में नहीं है वो इंस्टॉल करके एक बार चेक कर ले, उसमें कोई सेटअप और करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। नहीं मेरा होगा। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जैसे हम लोग बार बार प्रोजेक्ट बनाएंगे हाँ तो बार बार इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब मैंने इसीलिए तो कहा इसको ग्लोबली इंस्टॉल करिए। ग्लोबली कोई कर लिंक देंगे उंक तो नहीं करना एक है बार इसको। करें। एक बार कर लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट में, आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर है, बस आपको नोडमॉन करके फाइल नेम लिखना है, वो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ,
वो मैं आपको करके भी अभी दिखाऊंगा। अगर मैं कोई और डायरेक्टरी में जाता हूँ तो फिर मैं वहां पे भी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में करके दिखा दूंगा। हाँ, तो बाकी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तो यही ऐप डॉट गेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे ऐप डॉट यूज था वो मिडलवेयर्स के लिए बेसिकली यूज हो रहा था। यहाँ पे हम ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ये जो भी हमने गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये जो हमने पढ़ा था ना, बस उसी को हमें यूज करना है। गेट का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने जब उसको एक्सप्लेन किया था तो बहुत अच्छे तरीके से वहीं पे मैंने आपको बता दिया था। फिलहाल के लिए अभी मैं फिर से बता देता हूँ। ऐप डॉट गेट इज अ मेथड इन एक्सप्रेस.js यूज्ड टू डिफाइन अ राउट हैंडलर फॉर एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट टू अ स्पेसिफिक पाथ। एक स्पेसिफिक पाथ पे अगर आपको कोई रिस्पॉन्स पाना है तो आप उसके लिए ऐप डॉट गेट का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली एक मेथड है एक्सप्रेस.js के अंदर, ठीक है, जिसका काम हम लोग जो किस काम आता है, ये राउट को डिफाइन करने के लिए, राउट को ये राउट हैंडलर है एक तरीके का फॉर एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, जिसको ऐप कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो हमने ऐप क्रिएट किया था ना, जिसमें हमने एक्सप्रेस को कॉल किया था, is used to specify what should happen when the server receive a get request to a particular endpoint। endpoint मतलब URL, जैसे स्लैश बनाना पे मैंने किया वो एंड पॉइंट था, स्लैश एप्पल पे मैंने किया वो एक एंड पॉइंट था। तो उस पर क्या होना चाहिए जब गेट रिक्वेस्ट पर्टिकुलर एक यूआरएल पे आए, एंड पॉइंट पे आए, तो उस दौरान पे होना क्या चाहिए, वो गेट रिक्वेस्ट उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई what should happen, क्या होना चाहिए when the server receives a get request to a particular endpoint, ठीक है। बेसिकली गेट के साथ भी वही दो सेम चीजें हैं। ऐप डॉट गेट दो चीजें लेगा, एक तो आपका पाथ क्या होगा, आप किस एंड पॉइंट पे आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। एंड पॉइंट मीन्स स्लैश करके, अभी मैंने एंड एप्पल लिखा, स्लैश करके बनाना लिखा, वही होते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। तो आप किस आपका जो भी एंड पॉइंट रहेगा वो आपको डिफाइन करना होगा, या तो आप होम राउट पे कर सकते हो या तो आप किसी और पे भी कर सकते हो। देन एक कॉल बैक यहाँ पे पास करना होगा, जैसे हम कर रहे थे। कॉल बैक में दो आर्ग्यूमेंट होंगे, एक रिक्वेस्ट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा, जैसे ऐप डॉट यूज के साथ था। बस यूज के जगह आपको गेट लिखना है, ठीक है। पाथ की बात करें तो वही यहाँ पे पाथ मतलब आपका जो भी यूआरएल एंड पॉइंट रहेगा वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन representing the path or URL endpoint where the handler should be executed. It can also include route parameters or पैटर्न। कॉल बैक की बात करें तो फंक्शन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन अ गेट रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड एट द स्पेसिफिक पाथ। स्पेसिफिक पाथ का मतलब कि जैसे अभी हम अलग अलग राउट्स क्रिएट करके उस पे राउट या एंड पॉइंट क्रिएट कर रहे थे, और पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे ही रिक्वेस्ट जाने पर जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो अलग अलग आ रहा था। तो दिस फंक्शन टाइपली टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक रिक्वेस्ट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा। रिक्वेस्ट क्या होता है, ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, कि वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, किस टाइप का क्या मांग रहा है यूजर या क्लाइंट, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो भी सर्वर के थ्रू जो सेंड किया गया है एज अ रिस्पॉन्स, वो इस इंफॉर्मेशन इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी, यूज टू सेंड बैक टू द डिजायर्ड एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मैं आपको सारी चीजें करके दिखाता हूँ जो भी मैंने अभी बोला है। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐप डॉट गेट करके भी आप देख सकते हो, और फिलहाल मैं अभी के लिए यही सिंपल लिखता हूँ, ऐप डॉट गेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे ऐप डॉट गेट क्रिएट किया है, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके अंदर सबसे पहले आपको पाथ देना होता है। पाथ का मतलब आपको ये एंड पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड करो, जैसे स्लैश एप्पल पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो ये स्लैश एप्पल पे ही वर्क करेगा और किसी पे वर्क नहीं करेगा। और फिर इसके पास दो मतलब एक कॉल बैक होता है, उस कॉल बैक में दो आर्ग्यूमेंट जा रहे होते हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट में अभी के लिए मैंने कुछ नहीं भेजा है, किस टाइप का रिक्वेस्ट है अभी फिलहाल जो भी रिक्वेस्ट है हम स्लैश एप्पल पे ही कर रहे होंगे। स्पेसिफिक अभी मैं बताऊंगा, जैसे आप क्यूरी भेज सकते हो, क्यूरी स्ट्रिंग को प्राप्त कर सकते हो, या कोई पैरामीटर है जो आप यूआरएल के साथ प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उस दौरान पे इस REQ जो लिखा हुआ है ना रिक्वेस्ट, इसका हम यूज करेंगे, अभी करके भी देखेंगे। और फिर रिस्पॉन्स है, और देन हमारा एक सिंपल सा रिस्पॉन्स जा रहा होगा, वही काम इसके साथ भी है। दोनों फॉर्मेट में एक बार इसको यूज करके देखते हैं। और आपको कभी भी गेट कोई रिस्पॉन्स प्राप्त करना होगा या गेट करना होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गेट करनी होगी, तो आप यही ऐप डॉट गेट का यूज कर रहे होगे।
यूज का यूज नहीं करोगे, यूज का यूज हम लोग मिडलवेयर्स के टाइम पे कर रहे होंगे। मिडलवेयर्स बेसिकली हम लोग को अगर कोई एरर हैंडलिंग का काम आता है या कुछ ऐसा वर्क आता है तो उस दौरान पे हम मिडलवेयर्स का यूज कर रहे होंगे कि किसी भी रिक्वेस्ट पे किसी भी राउट पे रिक्वेस्ट जाए तो उस दौरान पे वो मिडलवेयर्स एग्जीक्यूट हो जाए, या पर्टिकुलर राउट पे वो मिडलवेयर एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है कि जैसे ही ये रिक्वेस्ट इस राउट पे जैसे ही रिक्वेस्ट जाए तब उससे पहले ये मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे ही रिक्वेस्ट जाए उसके बाद ये मिडलवेयर, पहले नहीं उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो मिडलवेयर उस दौरान पे हम पर्टिकुलर राउट पे भी कर सकते हैं और डिफरेंट और सारे राउट के लिए उस मिडलवेयर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम मिडलवेयर का ज्यादातर यूज अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एरर हैंडलिंग में हम लोग ज्यादा कर रहे होंगे। एरर हैंडलिंग मतलब कि अलग अलग पेज पे जैसे सर्वर एरर्स हो जाते हैं, सपोज आपका डेटाबेस से डेटा ही नहीं आ पा रहा है, कुछ इंटरनल सर्वर इशू हो गया, तो उस दौरान पे वो मिडलवेयर से मेरा रन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ वो मिडलवेयर हमें भेज देगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ इस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मिडलवेयर्स का मैं तब यूज करूंगा। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज बेसिकली मिडलवेयर्स के लिए यूज किया जाता है। ऐप डॉट गेट हम कोई भी रिक्वेस्ट को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, सर्वर से अगर हमें कुछ प्राप्त करना होता है, कोई भी हम रिक्वेस्ट चाह रहे हो तो उसके लिए हम ऐप डॉट गेट का यूज करते हैं। हम स्लैश एप्पल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो मुझे एक रिस्पॉन्स ला के देगा। ठीक है, कि आपको रिस्पॉन्स क्या ला के देगा कि हाय माय नेम इज सौरभ। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स ला के देगा। अभी हम इसको देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये सेम चीज जो अभी आपने गेट के फॉर्मेट में देखा था ना, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा, मैसेज हाय माय नेम इज सौरभ। सपोज आप यहाँ पे अगर बनाना पे जाते हो और बनाना को रिक्वेस्ट करोगे तो आप बनाना वाले पेज पे चले जाओगे, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखा होगा, जेसन फॉर्मेट में और उसमें जाते हो तो क्या होता है। ठीक है, आप चाहो तो होम राउट पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। होम राउट मीन्स ऐप डॉट गेट पे जाओ और होम राउट का मतलब कोई भी यूआरएल ऐसे सिंपली एक फॉरवर्ड स्लैश दे दो, ये मतलब होम राउट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको सिंपली एक कॉल बैक पास करना होगा, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स का, देन ठीक है। और अब वही काम आप जो काम करते थे, रिस्पॉन्स को आपको यहाँ सेंड करना है। ठीक है, और आप कोई भी यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी के लिए रिस्पॉन्स ठीक है, ये तो मैंने कहीं लिखा नहीं था ना। ठीक है, हाँ, तो रिस्पॉन्स रिसीव्ड का मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है। अब सपोज मैं केवल बनाना पे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, होम राउट पे जाता हूँ। आप चाहो तो ये फॉरवर्ड स्लैश लगाओ चाहे हटा दो, वो होम राउट पे ही रिक्वेस्ट भेजेगा। देखो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया, तब भी इसका मतलब भी होता है होम राउट। ठीक है, कि आप होम राउट को रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स रिसीव्ड, आपके पास मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये गेट के हेल्प से होगा। आप उसी रिस्पॉन्स को अगर पाना चाहते हो तो आप ऐप डॉट गेट का यूज करोगे। ठीक है, ये चीजें होती है। अब जितनी भी मैंने चीजें अभी बताई हैं वो आप जैसे मैंने बताया था कि आप या तो हॉपस्कॉच का यूज कर लो या तो आप थंडर क्लाइंट का यूज करके भी ये सारी चीजें जो सर्वर साइड चीजें हो रही होती हैं आप उन सबको भी चेक कर सकते हो। तो मैं ये आपको थंडर क्लाइंट से भी करके दिखाता हूँ। जैसे आप थंडर क्लाइंट पे भी अगर ये रिक्वेस्ट भेजोगे जैसे इसमें, तो आप देखना यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने बताया स्टेटस कोड मेरा 200 इसमें ओके आया और रिस्पॉन्स मुझे रिसीव्ड हो गया। सपोज आपको अगर बनाना पे करना है, रिस्पॉन्स भेजना है, तो आप बनाना पे जाओगे, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर आप सपोज एप्पल पे जाते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी हेडर्स नहीं पास किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हेडर नहीं है, बट वहाँ पे मैंने जेसन फॉर्मेट में मंगाया था, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जेसन फॉर्मेट में मुझे रिस्पॉन्स मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप यही चीजें हॉपस्कॉच पे भी करना चाहते हो तो सिमिलर चीजें आपको हॉपस्कॉच पे भी मिलेंगी, अगर आप करके देखना चाहते हो। ठीक है, ठीक, ये सपोज यहाँ पे इसी लोकल होस्ट को मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ क्योंकि ये हमने क्रिएट किया है, ये मेरे ब्राउजर पे रन कर रहा है, ये इस समय लोकली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स इसको सेंड करूंगा, मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगा, तो फिलहाल एक मिनट, ये आप लोग एक्सटेंशन जो मैं अभी एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मेरे दूसरे ईमेल पे ऑलरेडी ऐड है, बट हो सकता है मे बी आपके में ऐड ना हो, तो आप इसे ऐड कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आपका जाने लगेगा। ठीक है,
रीलोड कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ऐड तो हो गया भाई। Just a minute. Could not send request. हेलो सर। हाँ बताइए। सर वो एक बार दिखाई जो पीछे स्क्रीन था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये वाला नहीं सर, वो ऐड तो गेट ही था ना क्या? वहां से जैसे गेट हाँ करके, गेट हाँ गेट रिक्वेस्ट ही सही है, है। गेट ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हॉपस्कॉच क्या बोलते हैं, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था बीच में। ये मेरे दूसरे ईमेल पे अटैच है, ठीक है। इस पे वर्क नहीं कर रहा है। वो एक्सटेंशन तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, बट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम लोकल रिक्वेस्ट अगर आप भेजना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, अब ये आपका आ गया। ठीक है, वो ऐड हो गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको करके दिखाया है ना एक्सटेंशन डाउनलोड, तो ये आपको भी करना पड़ेगा जब आप लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्पांस आपको रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम नेटवर्क इशू की वजह से ले रहा हो। आप इस अगर बनाना पे भी आप रिक्वेस्ट आप सेंड करते हो, तो देन ये आपके बनाना पेजेस ही है। आप उस पेज को अगर देखना भी चाहते हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एप्पल पे भी करना चाहते हो तो आपको जेसन फॉर्मेट में जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, रिस्पांस सेंड किया हुआ था, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको हॉपस्कॉच से भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। बट ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जरा अगर आप हॉपस्कॉच पे कर रहे हो तो जो अभी मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड किया है ना, ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना एक बार। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सर आपको ऐड थंडर करना पड़ेगा। क्लाइंट भी तो वही, हाँ, थंडर क्लाइंट से भी कर थंडर सकते हो, क्लाइंट भी कोई तो वही प्रॉब्लम काम नहीं कर। है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस पे भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये एक्सटेंशन है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लोकली अगर ओके रिक्वेस्ट आप कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको करके बता दिया। तीनों चीज़ें आप इसी तरीके से देख सकते हो। बेसिकली ऐप डॉट गेट, आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको रिस्पांस अगर आप कहीं से आपको गेट करना है तो गेट का मतलब ही होता है पाना। ठीक है, तो आप अगर रिस्पांस को पाना चाहते हो तो ऐप डॉट गेट करोगे। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल या राउट से या एंड पॉइंट से आप अगर रिस्पांस को पाना चाहते हो तो ऐप डॉट गेट का यूज़ करोगे। ठीक है, और उसी तरीके से एक ऐप डॉट पोस्ट होता है, जिसका मीन्स होता है कि आप कुछ रिस्पांस भेजना चाहते हो। पोस्ट मीन्स पोस्ट करना चाहते हो आप वो चीज़। तो रिस्पांस भेजने के केस में हम यूज़ करते हैं, अलग अलग है जिसको हम रेस्टफुल एपीआईज में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैंने जो चीज़ बताई है वो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है कि पाथ क्या होता है, स्ट्रिंग representing the path or URL endpoint where the handler should be executed. It can include the route parameters or pattern. Callbacks भी मैंने समझा दिया है कि a function that gets executed when a get request is received at a specific path. ठीक है, इसमें दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या होता है, जो क्लाइंट करता है। ठीक है, क्लाइंट किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिस्पांस क्या होता है, जो आपको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में मिलेगा, वो चीज़ की बात हो रही होती है। अब बार बार मैं राउट राउट का नाम ले रहा हूं, तो ये राउटिंग होती क्या है उसको भी आप समझ लेना। ठीक है, राउटिंग को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। राउटिंग इज अ वेब एप्लीकेशन डिटरमाइंस हाउ एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट एट अ स्पेसिफिक यूआरएल, जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। जैसे स्लैश बनाना एक एंड पॉइंट था, स्लैश एप्पल एक एंड पॉइंट था, वो एक स्पेसिफिक यूआरएल था। तो राउटिंग का काम यही होता है कि कैसे आपका एप्लीकेशन जो होगा वो क्लाइंट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। जो भी क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किया है ना, सॉरी रिक्वेस्ट किया है ना, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ये काम होता है राउटिंग का। Routing is a web application determines how an application responds to an to client request at a specific URL या endpoint. Each route can handle different HTTP methods. हर राउट डिफरेंट HTTP मेथड को देख रहा होता है, जिसमें गेट भी हो जाएगा, पोस्ट भी हो जाएगा, पुट भी हो जाएगा, पैच भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, अलग अलग होते हैं, सबको हैंडल करता है। एंड एग्जीक्यूट अ फंक्शन टू डिफाइन द रिस्पॉन्स।
ठीक है। राउटिंग डायरेक्ट्स क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट हैंडलर बेस्ड ऑन द यूआरएल एंड एचटीटीपी मेथड, जो भी हमने किया। जैसे हमने होम राउट पे रिक्वेस्ट भेजा तो हाँ होम पे चलेगा, आपने सपोज बनाना वाले पे रिक्वेस्ट भेजा तो आप बनाना पे चलेगा। सपोज आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो, ये भी मैं अगर मेरे में खुल जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो, आपने स्पेसिफिक पाथ दिया कि मुझे सपोज वॉच देखनी है, ठीक है। तो आप वॉच पे गए तो आप वॉच वाले जितने भी आइटम्स रहेंगे वो आपके पास, आप स्पेसिफिक राउट पे आए उसके अकॉर्डिंग उसने आपको रिक्वेस्ट दे दिया, ठीक है, कि आपके पास वॉच के ऑप्शन आ गए, ठीक है। अगर आप आपको फोन चाहिए, ठीक है, आपने फोन वाले राउट पे आप गए, आपने उस पर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजा तो आपके पास फोन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आ गया। तो बस यही होता है, ये डिफरेंट डिफरेंस, मतलब आपने जो भी यूआरएल एंड पॉइंट आपने एंटर किया उसके अकॉर्डिंग आपको किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो हैंडल करेगा आपका राउट, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, राउटिंग इज अ वेब डेवलपमेंट डिटरमाइंस हाउ एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू एट स्पेसिफिक यूआरएल, यानी एंड पॉइंट पे जो स्पेसिफिक यूआरएल पे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उसको कैसे एप्लीकेशन रिस्पॉन्स करेगा। ईच राउट कैन हैंडल डिफरेंट एचटीटीपी, यहाँ पे मैंने गेट रिक्वेस्ट किया है, आप पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब कि आप सपोज इसी अमेजोन पे आते हो और सपोज आपने यहाँ पे इस फोन को देखा और यहाँ पे कुछ लोग रिव्यू ऐड किया होगा इस फोन की क्वालिटीज के बारे में या कुछ भी, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे लोगों ने रेटिंग दिया होगा ना, रेटिंग कैसे दे रहा है, जैसे सपोज अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो ठीक है, मैं सपोज 5 स्टार की अगर इसको रेटिंग देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया ना, स्टार मैंने दे दिया, कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ लिखने उखने का, ऊपर है क्या? हाँ, यहाँ पे सर्च रिव्यू, रिव्यू सर्च कर सकते हैं, सर्च कस्टमर रिव्यू, ये आ रहा है। अ, 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 एक वो होता है ना लिखने के लिए जहाँ पे अपने रेटिंग हम डाल सकते हैं, कैसा लगा प्रोडक्ट। चलो अभी के लिए नहीं आ रहा, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। हाँ, ये है राइट अ रिव्यू, ये है, ठीक है। जैसे ही, अच्छा ये चीज़ आप समझना, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस की बटन राइट अ रिव्यू पे मैंने क्लिक किया, मैं अलग पेज पे देखो रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है, मुझे साइन इन करना पड़ेगा जो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये यही होता है रिडायरेक्ट, मतलब आपने इसको क्लिक किया और वो आपको किसी और पेज पे लेके गया, ठीक है। तो यही फंक्शनैलिटी होती है रीडायरेक्ट की। अभी के लिए मुझे ये लॉगिन करना पड़ेगा तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोस्ट आपके का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई रिव्यू आप राइट करना चाह रहे हो, सपोज आपने राइट रिव्यू पे क्लिक किया एंड देन आपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं आपने सब उसके बारे में डिटेल लिखा, और देन आपने पोस्ट पे क्लिक किया या सबमिट रिव्यू पे क्लिक किया, तो वो क्या जा रहा है, वो आपके पास एक पहले तो आपने उस चीज को पोस्ट किया है, वो जो रिक्वेस्ट आई है ना वो पोस्ट रिक्वेस्ट आई है। बट पोस्ट रिक्वेस्ट आने से पहले भी एक रिक्वेस्ट उसके पास गई होगी, गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट कैसे ही, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, अभी तो मैं रीडायरेक्ट हो जा रहा साइन इन पेज पे, सपोज मैं लॉग इन होता तो जाने के बाद एक आपके पास पेज आता जहाँ पे आपको अपने रिव्यू लिखने के लिए वो पेज दे रहा होता, तो वो मेरा गेट रिक्वेस्ट आता। सबसे पहले मैंने गेट रिक्वेस्ट किया, देन आफ्टर दैट मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट, जो भी मैंने उस पे प्रोडक्ट की क्वालिटीज, जो भी उसका जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसको डिफाइन किया, देन सबमिट रिक्वेस्ट पे या सबमिट रिव्यू पे मैंने क्लिक किया, देन वो वाला जो सबमिट मैं कर रहा हूँ ना वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीजें मैं रेस्टफुल एपीआई में बहुत क्लियरली आपको समझाऊंगा, और बेसिकली हम लोग कर भी रहे होंगे चीजें, जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आए, बट उस दौरान पे हम ये सारी चीजें देख रहे होंगे। तो ये होता है गेट और पोस्ट में डिफरेंट। और यहाँ ये इस नोडमॉन को मैंने ऑलरेडी आपको डाउनलोड करके दिखा दिया है, तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट द सर्वर, इसलिए हम लोग नोडमॉन को जैसे ही कोड चेंज हो तो इसलिए हम लोग नोडमॉन को यूज करते हैं ताकि सर्वर रीस्टार्ट हो जाए। इसको मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, जितनी भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वो बहुत बेसिक चीज़ें थी, इसमें कुछ भी ज़्यादा कोड करने लायक नहीं था, ये छोटी छोटी की पॉइंट्स है थी जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पाथ पैरामीटर और क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाथ पैरामीटर जैसे कि जब
सर्वर या क्लाइंट जब रिक्वेस्ट कर रहा होता है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो हो सकता है वो पर्टिकुलर लिंक पे रिक्वेस्ट कर रहा हो। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम एज अ वेरिएबल हम दिखाना चाहते हैं। जैसे सपोज आपने इंस्टाग्राम पेज पे आपने ओपन किया, हर डिफरेंट इंस्टाग्राम पेजेस, जैसे सपोज आप लोग हो, यहाँ पे कितने लोग हो आप लोग, आई थिंक 10 पीपल्स हैं इंक्लूडिंग मी आल्सो, ठीक है। तो सपोज हम लोग का 10, अगर इंस्टाग्राम सपोज है, तो इंस्टाग्राम पे सपोज हमने एक लोगों का, यहाँ पे चंदन जी का सपोज इंस्टाग्राम में आईडी अगर देखना है तो हम इंस्टाग्राम उनका लिखेंगे, और सपोज चंदन जी के अगर पेज पे मैं जाना चाहता हूँ तो स्लैश चंदन करके मैं उनको सर्च करूंगा, ठीक है। तो सपोज चंदन जी का मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी खुल के आ जाएगा। अभी के लिए ऐसा होगा नहीं, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से स्लैश करके मैंने किसी और का खोल लिया, सपोज भूमिका जी का खोल लिया, स्लैश करके मैंने भूमिका जी का खोल लिया, ठीक है। तो उस दौरान पे भूमिका जी का इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो गया होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज ओपन हो गया होगा। उसी तरीके से मैं रोहित जी, संजीत जी, अलग अलग पेज पे जाऊंगा तो अलग अलग लोगों का इंस्टाग्राम पेज मेरे पास ओपन हो रहा होगा। क्या ये हर पेज इंस्टाग्राम क्रिएट कर रहा होगा क्या? ऐसे तो मिलियंस बिलियंस यूजर्स हैं इंस्टाग्राम पे, क्या हर पेज क्रिएट हो रहा होगा इसी तरीके से? जी नहीं। वो लोग इस दौरान पे पेज फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है, जिसको हम लोग ईजीएस कहते हैं, ठीक है। ये भी चीज हम लोग आने वाले इसी एक्सप्रेस के बाद हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि ईजीएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेम्पलेट उसको दे देंगे। टेम्पलेट देने के बाद जो डेटा होगा उस जगह पे वो डेटा बस चेंज होता रहेगा, बाकी सी चीजें सेम रहेंगी। जैसे आपको मैं करके अगर मैं बताऊं, सपोज मैं अगर इंस्टाग्राम खोलूं, और फिलहाल इंस्टाग्राम खोलूंगा तो मेरा आ जाएगा, मैं नहीं खोल सकता, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, अभी के लिए मैं इतना बस बता सकता हूँ आपको कि सपोज आपने इंस्टाग्राम खोला और इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी ना, वो एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रही होंगी, वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। आप एक वेरिएबल क्रिएट कर दोगे, उस वेरिएबल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी जो हर बार ओपन होती चली जाएंगी, ठीक है। ये चीज अगर मैं आपको करके दिखाऊं, एक मिनट, थोड़ा सा एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। और हाँ, जैसे ऐप डॉट एक मैं ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो सपोज मैं इंस्टाग्राम पे ही इंस्टाग्राम आईजी नाम से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, स्लैश। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास करता हूँ, पाथ पैरामीटर्स का मतलब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम मैंने लिख दिया और स्लैश, अब यहाँ पे एक वेरिएबल पास करूंगा और मैं यहाँ पे केवल यूजर लिखूंगा, स्लैश यूजर, जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे दो पैरामीटर जैसे हम यूजली करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। अब सुनो, ये कॉलन करके जो ये यूजर लिखा हुआ है ना, ये हम यूआरएल पे एज अ वेरिएबल इसको हम सेंड कर रहे हैं। एक्चुअल में जब हम रिक्वेस्ट लोकल होस्ट को कर रहे होंगे तो लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश इंस्टाग्राम स्लैश, वहां पे हमें यूजर का नेम पास करना होगा, कॉलन यूजर पास नहीं करना होगा। कॉलन यूजर पास करोगे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। कॉलन यूजर के जगह पे आपको किसी ना किसी यूजर का नाम पास करना पड़ेगा। अभी मैं ये चीज करता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, हाय। इसको बैकटिल्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ एक मिनट, ठीक है। हाय, दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू, ठीक है, जो भी यूजर रहेगा उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। उस यूजर का नाम पास करूंगा, बट पहले तो मुझे इस यूजर का नाम निकालना भी तो पड़ेगा, वो पैरामीटर्स के थ्रू आएगा। इस यूजर का नाम मैं कैसे निकालूंगा, लेट। इसके दो तरीके होते हैं। मैंने जब आप लोग को जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा है, तो आप में से लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि नहीं पढ़ा है। आप में से काफी लोगों ने बोला है कि डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। किसी ने पढ़ा है डिस्ट्रक्चरिंग? कोई बोलेगा डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा है आप लोगों ने?
तो पढ़ा है लेकिन आइडिया नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा हाँ, है? चलो लेकिन मैं पढ़ा हुआ था क्लास में, आइडिया नहीं आ रहा है बस। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको करके बता देता हूँ। करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? सपोज़ आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? आपके पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए, उसमें एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, उसके अंदर सपोज़ बहुत से आपने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन किया। इट मीन की वैल्यू पेयर्स उसमें बहुत ढेर सारे हैं। अब सपोज़ आप उन की वैल्यू पेयर्स को आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो उसी को हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। सपोज अगर मैं एरे के केस में ये चीज बताऊं, तो एरे में इंडेक्स, हर इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे सपोज कोई वैल्यू है, आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, तो उस दौरान पे हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं। उस पहले वैल्यू को हम किसी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं, दूसरे वैल्यू को हम दूसरे नाम देना चाहते हैं, तीसरे वैल्यू को हम तीसरा नाम देना चाहते हैं, तो इसे ही हम डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। सपोज एरे है, एरे में सारे बच्चों की रैंकिंग लिखी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन बच्चा फर्स्ट है, कौन बच्चा सेकंड है, कौन बच्चा थर्ड है। तो आप फर्स्ट वाले को, उसमें नंबरिंग लिखी हुई है, आप चाहते हो फर्स्ट वाले को हम कह दें फर्स्ट क्लास, ठीक है, या फर्स्ट रैंक आया है, तो आप एक स्ट्रिंग क्रिएट करोगे फर्स्ट रैंक क्लास की, या एक आप कह दो कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करोगे स्ट्रिंग टाइप का, जो कि फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट रैंक होगा, और उसमें आप वन को स्टोर करना चाहो, वन जिसकी रैंक है ना, उसको आप स्टोर करना चाहो, तो उसी को हम डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। मैं इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जानूंगा। अभी को मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। दो तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके का यूज़ कर लेना। फर्स्ट तरीका ये है कि आपको जो यहाँ पे यूज़र आप प्रोवाइड करोगे ना यूआरएल पे, वो आपको गेट करना है कि आप कौन सा कौन सा यूज़र आप उसको देने वाले हो। तो उसको हम कैसे गेट कर पाएंगे? तो एक तो तरीका होता है कि मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर दूं। सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे यूज़र चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे यूज़र पास करने वाला हूँ मुझे वो चाहिए। वो यूज़र कहाँ पे होगा? वो यूज़र होगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर, ठीक है। ये परम्स मतलब पैरामीटर, जो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स नहीं, सॉरी, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर ये यूआरएल मेरा प्रेजेंट होगा, मतलब यूआरएल में जो भी हम नाम देंगे वो वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा। और देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसी यूज़र को यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको ये पहले करके दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए बनाया था स्लैश, मैं इंस्टाग्राम पे जाना चाहता हूँ, और स्लैश मैं चंदन जी की आईडी पे जाना चाहूँगा, ठीक है, चंदन जी, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो अभी तो फिलहाल कैन नॉट गेट स्लैश चंदन नहीं मिल रहे हैं, 404 फाउंड रिक्वेस्ट। एक मिनट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सही तो लिखा है भाई। यूज़र आना चाहिए और स्लैश यूज़र स्लैश आईजी है, ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? कैन नॉट गेट आईजी नहीं मिल रहा है इनको। अच्छा, सॉरी स्लैश आईजी करके अगर हम करें तो आ गया, ठीक है। वो मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पहले। आई होप ये आप लोग भूलना नहीं, यहाँ पे मैं भूल गया था, स्लैश करके आपको इंस्टाग्राम स्लैश करके आपको जो भी वेरिएबल है उसको पास करना होगा। ये वेरिएबल मैंने पास किया है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे कॉलन करके मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे गया और फिर देन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि चंदन जी को एज अ वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किया है, और जैसे ही मैं चंदन जी को यहाँ पे पास किया तो हाई दिस पेज बिलोंग्स टू चंदन, ठीक है। और अगर मैं कुछ और ले लूँ, सपोज मैं अपना ही नेम ले लेता हूँ, मैं सौरभ के पेज पे जाना चाहता हूँ, तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू सौरभ। इसी तरीके से आप किसी भी पेज पे, सपोज राहुल पे मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप जो भी मतलब वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आप पास करोगे तो एज अ वेरिएबल लेगा, और फिर आपको उस चीज़ का
मतलब उसको आप कैसे गेट कर सकते हो, जो चीज आपने यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास किया उसको हम रिक्वेस्ट डॉट परम्स की यूज से हम उसको पा सकते हैं और उसको हम डिस्ट्रक्चरिंग करके यूजर में स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसकी थ्योरी जरा पढ़ देता हूँ आपको, तब आपको अब ये चीज समझ में आ जाएगा। तो देखना अब क्या होता है कि अ पाथ पैरामीटर इन एक्सप्रेस जेएस इज अ वेरिएबल पार्ट ऑफ अ यूआरएल। ये यूआरएल का एक वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक यूआरएल लिखा, उस पे एज अ वेरिएबल मैंने उस वेरिएबल की तरह उसको लिखा था जो जिसपे मैं रिक्वेस्ट करने वाला था। जो यूआरएल मैंने दिया था उसमें एज अ वेरिएबल मैंने कॉलन करके यूजर लिखा था। तो path parameter in Express.js is a variable part of the URL that can change, allowing routes to be dynamic and handle different input। वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। आपने देखा जैसे ही मैं सौरभ पे गया, सौरभ पे पेज आ गया, चंदन पे गया, चंदन पेज आ गया, राहुल पे गया, राहुल का पेज आ गया। तो इसी तरीके से वो उसको डायनेमिकली उस दौरान पे चेंज कर रहा होता है। पाथ पैरामीटर्स आर डिफाइंड विद द कॉलन। इसको हम लोग कॉलन की हेल्प से डिफाइन करते हैं। कॉलन लिखेंगे फॉलोड बाय अ नेम। जैसे स्लैक कॉलन करके यहाँ पे मैंने वहां पे यूजर लिखा था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आईडी दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। दे आर यूज टू कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल। इस पाथ पैरामीटर की हेल्प से हम लोग यूआरएल से वैल्यू को कैप्चर करते हैं एंड यूज देम इन द राउट हैंडलर, और फिर हम उसे राउट हैंडलर में उसको यूज करते हैं। इसको पाथ पैरामीटर्स को आप कैसे निकाल सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट परम्स की हेल्प से आप उसको पा सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट परम्स एक बेसिकली ये इस चीज की हेल्प से हम इस चीज को पा सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग करके दिखाया। अगर सपोज आपको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करना है तो आप यूजर लिख लो और रिक्वेस्ट डॉट परम्स और स्लैश यूजर जो आप यहाँ पे भेज रहे हो ना, ये जो आपने यूआरएल लिखा है ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा और आप इससे डॉट करके यूजर आपकी आप वैल्यू ले सकते हो। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और सेम चीज आपको मैं इसके हेल्प से करके दिखाता हूँ, ठीक है। और सपोज मैंने इसे रिफ्रेश किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब मैं इस पे सपोज किसका नाम लिख दूं, ठीक है, हर्ष पे मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। तो हाय दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू हर्ष, ये अभी भी काम कर रहा है। किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो उन सारे केसेस में ये काम करेगा, अलग अलग पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये यूआरएल की जो इंफॉर्मेशन को हम गेट करने के लिए कि इसमें वेरिएबल के फॉर्म में मैंने क्या भेजा है, उसके लिए हम पाथ पैरामीटर्स का यूज करते हैं बेसिकली। ये दो तरीके हैं। अच्छा, डीस्ट्रक्चरिंग को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो चलो ठीक है, मैं करूँगा, या कर दूँ या नहीं कर दूँ। चलो अभी क्लास खत्म करेंगे, फिर देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो फिर पॉइंट भटक जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए। A path parameters in Express.js is a variable part of the URL। ये एक variable part होता है that can change allowing routes to be dynamically and handle different input। Path parameters are defined with the colon and followed by a name। They are used to capture the values from the URL। जो अभी मैंने करके दिखाया कि ये URL से वैल्यू को कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं and use them in the route handler, ठीक है। और राउट हैंडलर में हम इसे यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट परम्स की हेल्प से हम इसको पा सकते हैं। याद रखना है यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह आप लोग रिस्पॉन्स मत कर देना। रिक्वेस्ट मतलब जो यूजर क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, उसी में एज अ पैरामीटर जो वो भेज रहा है, क्योंकि मैं ही तो क्लाइंट हूँ और मैंने ही तो रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे ग्रीस के पेज पे। तो ग्रीस के पेज पे मुझे जाना था, मैं ग्रीस के पेज की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे ग्रीस के पेज पे आ गया। आपने नोटिस किया होगा बाकी सब कुछ यहाँ से यहाँ तक सेम है, बस ये वेरिएबल चेंज हो रहा था, ठीक है। ये चीजें हम और भी इजी से जब पढ़ रहे होंगे तो हम डिटेल में ये सारी चीजें कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बताओ। सर जैसे इसका एंड पॉइंट चेंज कर रहे हैं हम लोग, हाँ तो वहाँ नेम भी चेंज हो रहा है एंड। हाँ हाँ, नेम चेंज हो रहा है, आपने देखा नहीं क्या? हाँ, तो सर अब परम्स किस काम में आता है? परम्स ही आपके यूआरएल जो आप पास करोगे उसमें वैल्यूज को गेट करने के काम आता है। रिक्वेस्ट डॉट परम्स पैरामीटर्स होते हैं। यूज एक रिएक्ट में परम्स होता है ना, यूज परम्स ऐसे हाँ करके। हाँ हाँ, वहां पे भी होता है वो दोनों भी का। इसी हाँ, काम वो भी इसी काम से होता है, पैरामीटर्स प्राप्त करने के लिए होता है। जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में देख रहे होंगे। वहाँ तो फिलहाल के लिए हम लोग बैकएंड का ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे और रिएक्ट हाँ कनेक्ट करेंगे। अगर कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट अगर मिलता है, फिलहाल तो अभी हम लोग एक मेजर प्रोजेक्ट करेंगे जब हमारा पूरा डेटाबेस वगैरह वगैरह खत्म हो जाएगा, तो हम एक मेजर प्रोजेक्ट करेंगे। देन आफ्टर दैट अगर टाइम मिलेगा तो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर अगर और टाइम मिलेगा तो रिएक्ट पे भी एक मेजर प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें 2 मेजर प्रोजेक्ट होना चाहिए था, बट टाइम की कमी है बस।
बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर हाँ, हाँ आप एक बताइए। बार इन कोड को बताएंगे? क्या फिर से आप रिपीट कर सकते हैं? सर मैं ये बोल रही हूँ, आप एक बार आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। मेरे पास ही नहीं आ रही है, बाकी लोगों के पास भी नहीं जा रही है। वो किसी ने सुना क्या कहा? नहीं सर, ब्रेक ही हो रही है। आप एक बार और रिपीट कर दो। याचिका जी, आप एक बार और रिपीट कर दो, क्या कह रहे हो? अच्छा, आप एक बात बताओ, जिस हिसाब से मैंने बताया यहाँ पे सर एक बार कोड बता दीजिए, कौन सा? यही इसी कोड को बताना है? यही कोड है जो अभी वीएस कोड पे आपने देखा है स्टूडियो पे? यस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। ऐप डॉट गेट, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हम उससे कर रहे हैं, मतलब कोई हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, किस पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, स्लैश इंस्टाग्राम यानी आईजी मैंने लिखा है। और अगर आपको अपने यूआरएल में कोई वेरिएबल पास करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो? कॉलन यूज, फॉरवर्ड स्लैश देन कॉलन, देन आप जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करना चाहते हो, सपोज मैंने यहाँ पे यूजर किया है, अभी मैं यहाँ पे आईडी कर देता हूँ, चलो ठीक है। आईडी किया, यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगा, देन यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए इससे, देन आप यहाँ पे आईडी प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। ये सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब रिक्वेस्ट डॉट परम्स में ये पैरामीटर के अंदर जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके पैरामीटर के अंदर एक आईडी नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसी आईडी नाम के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे एक्सेस किया हूँ और इसी आईडी के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ है, सॉरी रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ है कि हाय दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू दिस आईडी, इस आईडी से बिलोंग कर रहा है। इसको अगर मैं एक बार और फिर से आपको ध्यान दूं, अगर जिसने ध्यान नहीं दिया तो एक बार और दे सकता है। अब कि मुझे यहाँ पे आईडी पास करना है, सपोज मैं 1 2 आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 मैंने एंटर किया, तो हाय दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू 1 2 3, 1 2 3 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी और पास कर सकते हो। आपने इस पे 654 पे पास किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, हो जा भाई, रिफ्रेश कर देते हैं, एक मिनट, 654 और एंटर प्रेस किया तो 654 पे ये रिक्वेस्ट ले गई, ये इस आईडी पे रिक्वेस्ट जा रहा है। तो बेसिकली रिक्वेस्ट पैरामीटर्स का काम यही होता है कि जो आप ये यूआरएल पास कर रहे हो ना, ये यूआरएल पे जो आपका वैल्यू है, जो वेरिएबल आपने एज ए वेरिएबल वहां पे पास किया हुआ है, उस वहां से ये वैल्यू उठाएगा। ये 654 इसने उठाया, रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर ये 654 आया होगा एज अ वेरिएबल, देन उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज किया है, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज है, दे आर यूज टू कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल, बस आपको इतना समझना है। पैरामीटर्स का काम क्या होता है, ये कैप्चर करता है यूआरएल से वैल्यूज को एंड देन यूज देम इन द राउट हैंडलर। राउट हैंडलर में आप उसे यूज कर सकते हो, और इसको अगर आपको गेट करना है पैरामीटर्स को तो आप रिक्वेस्ट डॉट परम्स का यूज करोगे, और परम्स में एज अ ऑब्जेक्ट आपको जिस चीज को है डॉट करके आप वो चीज डिफाइन कर दो, नहीं तो आप क्या कर दो कि आप डिस्ट्रक्चरिंग कर दो। डिस्ट्रक्चरिंग करते समय आपको कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रक्चरिंग में आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चरिंग सिंपली आप क्या करो कि इसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो और यहाँ से आईडी हटा दो। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही है कि आपने आईडी को यहाँ से वहां से स्ट्रक्चर किया है, और आप जो नेम उसका आईडी नेम से था उसी आईडी नेम से हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग अभी इसका मतलब यही है। फिलहाल मैं डिटेल में डिस्ट्रक्चरिंग को समझा सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं समझाना चाहता क्योंकि टाइम उतना नहीं है। एक और टॉपिक है, मैं उसको कवर करना चाहता हूँ, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, एक बार और इसको भी कवर कर लेते हैं, देन अगर कोई डाउट होगा तो आप लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब मैंने यूनिवर्सिटी एपीआई कर क्रिएट कराई थी, और हम लोग वहाँ पे नेम इज इक्वल टू कुछ पास कर रहे थे, कंट्री इज इक्वल टू कंट्री नेम पास कर रहे थे, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे की वैल्यू पेयर्स में, वही होती है क्वेरी स्ट्रिंग। तो उसको भी हम लोग अपने यूआरएल में गेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अमेजोन पे था
और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये देखो ये इसको मैं इतना पोर्शन को यहाँ से अभी हटा देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो ये आपका यूआरएल है, देन एस तक लिखा हुआ है, देन क्वेश्चन मार्क के आगे एस स्टैंड फॉर सर्च, आप सर्च करना चाहते हो तो यही एस करके हम लोग अभी क्वेरी स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको हम सर्च लिख देंगे, देन क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आप की वैल्यू पेयर्स पास करोगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे के इज इक्वल टू फोन पास किया ना, आप चाहो तो यहाँ पे वॉच पास कर दो। ठीक है, तो मैंने क्वेरी स्ट्रिंग में के इज इक्वल टू वॉच पास कर दिया, अब देखो वॉच आ गया। ठीक है, तो ये यूआरएल यही होता है मेरा क्वेरी स्ट्रिंग। तो आप क्वेरी स्ट्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा आ जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज अभी हम करना बताएंगे आपको। ठीक है, तो वही चीज समझना आप। क्वेरी स्ट्रिंग को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। पैरामीटर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ये चीज ध्यान में रखना आप। A query string is a part of the URL, part of the URL ही था that contains key value pairs। अभी आपने देखा उसने key value pairs को contain किया हुआ था, pair of information used to pass data to the server। जो हम लोग सर्वर को डेटा पास कर रहे थे, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, हमने k is equal to watch करके सर्वर को डेटा पास किया कि नहीं। अब सपोज मैं यहाँ पे और भी कुछ ले लेता हूँ, सपोज क्या ले लूँ भाई, बैट ले लेते हैं चलो। ठीक है, और यहाँ पे हमने सपोज के इज इक्वल टू बैट करके हमने सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड किया। यहाँ पे हम क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। यही काम होता है इसका। अ क्वेरी स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ द यूआरएल दैट कंटेन्स की वैल्यू पेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू पास द डेटा टू द सर्वर। सर्वर को डेटा पास करता है। इट स्टार्ट आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क इन द यूआरएल। क्वेश्चन मार्क के बाद ये स्टार्ट होता है। इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। अब मैं क्या कर दूं, चलो सर्च करके मैं कर देता हूँ आप डॉट गेट, और अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। चलो स्लैश सर्च करके मैं एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज इस राउट के अंदर दो चीज़ें होंगी, ये चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी जैसे मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ये हर जगह आपको ये इसी तरीके से लिखना है। अब सपोज मैंने इसके अंदर एक क्वेरी स्ट्रिंग पास करना है, लेट करके मैं उस क्वेरी स्ट्रिंग को, सपोज मैं यूआरएल जब पास करूंगा तो उसके अंदर क्वेरी स्ट्रिंग पास करूंगा। ठीक है, अब लेट करके मैं चाहता हूं कि वो क्वेरी स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू के फॉर्मेट में मैं पास करूं, तो मैं क्यू लिख देता हूं। वहां पे जैसे क्यू ही था या क्या था अमेजोन पे, एक मिनट रुकिए, अमेजोन पे क्या था, के इज इक्वल टू था। आप क्यू इज इक्वल टू या कुछ भी करके आप की वैल्यू पेयर पास करना है। की का नाम बेसिकली आप क्यू भी दे सकते हो, वहां उसने के दिया हुआ था, चलो मैंने भी के दे दिया। ठीक है, और इसको हमें एक्सेस करना है। ये मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और देन मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। जो भी मैं क्वेरी स्ट्रिंग को जो पास करूंगा यूआरएल में, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या किया, के को डिस्ट्रक्चर कर दिया। हम के इज इक्वल टू के फॉर्मेट में करना चाहते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डिस्ट्रक्चरिंग के तरीके से भी बता देता हूँ, वैसे भी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस इसको अभी पहले आप देख लो। और फिर रिस्पॉन्स डॉट सपोज, अभी अगर सपोज मैं ये लिख देता हूँ, अगर आपके पास इफ, अगर सपोज ये होता है कि अगर आपने क्वेरी स्ट्रिंग पास किया नहीं किया सपोज, तो अगर आपने कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग वहाँ पे पास नहीं किया होगा तो उस दौरान पे एक रिस्पॉन्स जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो नो स्ट्रिंग फाउंड या नो क्वेरी स्ट्रिंग फाउंड, नो क्वेरी स्ट्रिंग फाउंड। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग नहीं मिली। अगर ऐसा है तो फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर हो सकता है क्या पता मिल गई हो, तो मिल गई होगी तो के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो उस दौरान पे आप लिख सकते हो जो भी क्वेरी स्ट्रिंग हम पास करेंगे बस उसको मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए क्यू है ना, सॉरी के है, तो बस के को मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। बस क्वेरी स्ट्रिंग जो रहेगा वो। ये कोड बहुत सिंपल है कि मैं शायद स्लैश सर्च पे रिक्वेस्ट करूंगा और उसके बाद
अगर मैं कोई क्यूरी स्ट्रिंग नहीं पास करूंगा, स्लैश सर्च ही रहने दूंगा, तो मेरे पास रिस्पॉन्स में नो क्यूरी स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मैं क्यूरी स्ट्रिंग पास करता हूँ, क्यूरी स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में, की क्या रहेगा, की यही के रहेगा। ठीक है, और के को ही मैं डी स्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ। एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वे सही लगता है, आप उस वे को यूज कर लेना। यहाँ पे ठीक है, सपोज अब मुझे स्लैश सर्च पे जाना है। अभी के लिए मैं कोई भी क्यूरी स्ट्रिंग नहीं पास करूंगा, स्लैश सर्च मैंने सिंपल लिखा, और जैसे ही मैं इस पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे आ गया मेरे पास रिस्पॉन्स के तौर पे नो क्यूरी स्ट्रिंग फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई क्यूरी स्ट्रिंग दिया ही नहीं है। अब अगर मुझे क्यूरी स्ट्रिंग देना है तो उसके लिए सिंपली मुझे एक क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट जो भी की था, की के फॉर्मेट में मैंने वहां पे के लिया था, अब के इज इक्वल टू करके आपको जो भी, सपोज मुझे फोन देना है, तो अब मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे लिख के आ गया क्यूरी स्ट्रिंग इज फोन। और अगर सपोज आपको वॉच करना है तो आप वॉच पे भी जा सकते हो, और की इज इक्वल टू क्यूरी स्ट्रिंग इज वॉच। तो ये बेसिकली आप अगर क्यूरी स्ट्रिंग पास करना चाहते हो तो उससे कैसे एक्सेस करोगे, उसे इस टाइप से एक्सेस करोगे, जैसा भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको सपोज क्यूरी स्ट्रिंग अगर नहीं मिलता है, तो सपोज क्यूरी स्ट्रिंग को अगर आपको एक्सेस करना है, आपने किसी यूआरएल में पास किया हुआ है, तो आप क्यूरी डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये जो एरर आपको देखने को मिला, ये तब मिला जब आपने कोई भी क्यूरी स्ट्रिंग वहां से पास नहीं किया था, क्योंकि ये उसने एक्सेस करने की कोशिश किया, वहां पे कुछ था नहीं, और कुछ था नहीं तो इस वजह से उसने एरर दे दिया। ठीक है, ये चीज आप चाहो तो हॉपस्कॉच के हेल्प से भी कर सकते हो, सॉरी हॉपस्कॉच बोल रहे हैं, थंडर क्लाइंट के हेल्प से भी आप कर सकते हो, सेम चीज। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। जैसे सपोज मैंने यहाँ से इसको पहले कॉपी किया, और हॉपस्कॉच पे भी आप सेम चीज कर सकते हो। ठीक है, और मैंने वॉच पे किया, रिस्पॉन्स भेजा, और यहाँ पे सॉरी रिक्वेस्ट भेजा, क्यूरी स्ट्रिंग इज वॉच्ड। अभी आप देखोगे तो आपके पास केवल एक एरर यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा, ऐप इज लिसनिंग पोर्ट 8080, और एक एरर है। बट अगेन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दूसरा एरर भी आ जाएगा, आप देखना, देखो दूसरा एरर भी आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि अभी उसको कोई क्यूरी स्ट्रिंग मिली ही नहीं, यहाँ पे मैंने पास ही नहीं किया, और यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश किया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर आया। ठीक है, तो ये थी क्यूरी स्ट्रिंग की कहानी। और पाथ पैरामीटर्स, मैंने ये सारी चीजें आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि कैसे हम यूआरएल से डेटा ले सकते हैं, उसको अगर पास करना है कोई डेटा, जैसे यूनिवर्सिटी एपीआई मैंने जब बताया था, तो उसी दौरान पे मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने को कहा था, जो मैंने कर दिया। और यहाँ पे एक्सप्रेस का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने खत्म कर दिया, और बेसिक क्या एडवांस में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको एक्सप्रेस के बारे में सब कुछ बता दिया। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने अभी कुछ मतलब प्रोग्राम के फॉर्मेट में कोई चीज़ ऐसी की नहीं है, बट क्या है ना कि ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने कुछ रन करके नहीं देखा है, कुछ बनाया नहीं है। जब हम बनाएंगे तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई स्पेशल मैं इस पर प्रोग्राम आपको नहीं बता सकता, चीज़ें कैसे होती हैं, गेट रिक्वेस्ट कैसे जा रहा है, पाथ पैरामीटर्स क्या होता है, क्यूरी स्ट्रिंग आप कैसे भेज सकते हो, आप स्ट्रिंग कैसे भेज सकते हो। ठीक है, नोडबॉन क्या होता है, ये सारी जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें थी मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर अभी आपको कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप बताओ, बोलिए, जल्दी बोलिए। नो प्रॉब्लम सर। हेलो हाँ बताइए ममता जी। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, हम जो इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, जैसे हम्म। लेट करके फिर कर्ली ब्रेसेस में, हाँ, तो वो सिंटेक्स है कि कर्ली ब्रेसेस में ही हमें लेना पड़ेगा कि विदाउट कर्ली ब्रेसेस वो चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो डिस्ट्रक्चरिंग इसको बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को। डिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्या होता है कि हम वेरिएबल्स को नेम दे रहे होते हैं। अगर सपोज मैं आपको करके एक मिनट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, आप एक मिनट बस रुक जाना। आपने रेस्ट पढ़ा है, आपने रेस्ट पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर? नहीं सर। सर, आप लोगों ने रेस्ट भी नहीं पढ़ा, मैम बोली 3 थी डॉट बाद करके, नहीं 3 सर, डॉट। मैम बोली थी बाद भाई साहब 3 अब डॉट आप, 3 डॉट सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ पढ़ा है सर। आपको चलो रेस्ट ठीक है। एपीआई मतलब कुछ इसका पार्ट था जो बोली थी रेस्ट बाद में। एपीआई नहीं है, रेस्ट फॉर्मेट में आपको जब डेटा सेंड करना हो तो वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर इसको जस्ट स्प्लिट ऑपरेटर कहते हैं ना?
हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर है, रेस्ट आर्ग्यूमेंट के फॉर्मेट में हम उसको सेंड कर रहे होते हैं। रेस्ट आर्ग्यूमेंट स्प्रेड के का ही फॉर्मेट होता है, जो डॉट 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 करते हो वो होता है स्प्रेड, ही आप चीजों का स्प्रेड कर रहे हो, बट रेस्ट में क्या होता है वो कि आप उस पढ़ा है चीज को सर, एज एन आर्ग्यूमेंट आप सेंड कर रहे होते हो। पढ़ा है आपने? स्प्रेड ऑपरेटर और वो तो पढ़ा है हमने, ट्रिपल अच्छा। डॉट रेस्ट कैसे के थ्रू करते हम हैं। लोग आर्गुमेंट को सेंड करते हैं। हम्म। कॉन्केटिनेट करने के लिए वो यूज होता है ना, स्प्रेड हम्म। ऑपरेटर और वो। रुको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मैं इस पूरे चीज़ों को अभी के लिए मैं इसको हट करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? आप लिख भी सकते हो अगर आपको पता हो तो। बेसिकली ये क्या होता है कि आप वैल्यूज को स्टोर करते हो कि मल्टीपल वैल्यूज, जैसे एरे आपने क्रिएट किया। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर ही पहले बता देता हूँ इसमें, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज आपने कुछ एरे क्रिएट किया, जैसे नेम नाम से आपने एक एरे क्रिएट किया जिसमें सभी लोगों के नेम है। जैसे सपोज चंदन जी का ही नेम ले लेते हैं, मुझे इनका नेम याद हो गया, ठीक है? एंड और कौन था? हम्म, संजय जी। और ठीक है। एंड ठीक है, मैंने ये 4 नेम उठाए हैं आप लोगों के, ठीक है? अ, 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? आप जाओ बैठो, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हेलो। लेट हाँ, ठीक है। अ, ये हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? जिसके अंदर बेसिकली मैंने कुछ नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पे एक कंपटीशन मैंने रखा और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक कोड दिया जिसमें मैंने कहा कि आप लोगों को एक लॉगिन पेज बनाना है। सपोज आप सबने लॉगिन पेज बनाने के लिए ट्राई किया, बट उसमें से कोई किसी ने पहले बनाया, किसी ने सेकंड नंबर पे आया, तो कोई एक विनर होगा, कोई एक सेकंड विनर होगा या रनर अप जिसे आप कह सकते हो। तो उन्हीं दोनों दो दो लोग होंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इन्हीं एरे में से, सपोज ये एरे का जो डेटा है उन्हीं को मैं क्या करूँ कि एक को मैं रनर बना सॉरी एक को मैं विनर बना दूं, एक को रनर अप बना दूं, ठीक है? तो वही चीज मैं कर सकता हूँ। क्या करूंगा कि मैं इनके वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करूंगा। जैसे लेट मैं कर दूं कि मैं एक को विनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है? और एक को यहाँ पे रनर अप बनाना चाहता हूँ। ये मैं अभी एरे पे बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट पे अभी नहीं बताया। वो ऑब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं समझाने के लिए आपको एरे पे ये चीज़ कर रहा हूँ। और जो ये नेम नाम का जो मैंने यहाँ पे सॉरी कई ढेर सारे नेम है, तो आप इसको एस भी कर सकते हो। नेम्स नाम का जो मैंने एरे क्रिएट किया है, तो वहाँ पे ये चीज़ एक्सेस होगी, ठीक है? अब अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ कि सपोज मुझे क्या करना है कि मैं विनर की वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है? कि इसमें विनर कौन होगा, तो वो मैं चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। एक मिनट, ठीक है? तो विनर की अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो विनर की वैल्यू ये चंदन जी जो होंगे ना, ये स्टार्टिंग का ये जो चीज मैंने नेम लिखा हुआ है ना, ये चंदन जी इसमें विनर बन जाएंगे और ये संजय जी जो बनेंगे ये रनर अप बन जाएंगे, मतलब सेकंड नंबर के बन जाएंगे। स्टार्टिंग के वो 2 इंडेक्स को नेम्स एरे में से उठाएगा और पहले वाला जो एलिमेंट होगा उसे विनर के अंदर स्टोर कर देगा, मतलब विनर कौन होगा, चंदन जी होंगे। और सेकेंड नंबर का जो वेरिएबल होगा उसे किस में स्टोर कर देगा, रनर अप में स्टोर कर देगा, ठीक है? तो यही होता है एक तरीके की एरे डिस्ट्रक्चरिंग इसको बोलते हैं। यानी अगर कहने का मतलब इसको अगर मैं सपोज मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, फिलहाल ये तो मैंने बना दिया है इस ऐप के अंदर, बट ट्राई करता हूँ अगर हो जाए तो। एक्सप्रेस, अब मैं इसे केवल रन करना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग होगा क्या? चलो मैं इसको रन करूँ क्या भाई? सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन सर्वर तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने इस चीज़ से यहाँ पे देखो चंदन जी यहाँ पे प्रिंट हो गए, पहले वाले उसने वैल्यू को विनर के अंदर स्टोर कर दिया। देन आफ्टर दैट मैं अगर रनर अप कर दूँ, ठीक है? रनर अप की अगर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो रनर अप में आ जाएगा,
ठीक है। और रनर अप की अगर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो इस बार देखना चंदन जी और संजय जी दोनों आ गए। इसको ही हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। और डीस्ट्रक्चरिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप लोग लिख सकते हो कि वैल्यूज को स्टोर करता है, स्टोरिंग वैल्यूज ऑफ एरे, जो एरे की वैल्यू होती है इनटू मल्टीपल वेरिएबल्स। इससे अलग अलग वेरिएबल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, उसी को हम लोग एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी होता है, ठीक है। स्टोरिंग वैल्यूज ऑफ एरे इन मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ही तो क्रिएट किया है, ये एरे के अंदर क्या किया, वेरिएबल्स क्रिएट किया है और देन हमने उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर किया है। ये तो काम मैंने बताया, ये एरे की हेल्प से बताया। अब जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी जाने के लिए। हाँ, तो मैं यहाँ क्या बता रहा था, स्टोरिंग वैल्यू। हाँ, ये चीज़ मैंने एरे पे आपको बता दिया। अब यही चीज़ अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट पे करूँगा ना, तो जो मैं काम कर रहा था वो ऑब्जेक्ट पे ही कर रहा था। तो अगर ऑब्जेक्ट पे करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट नाम से, ठीक है। यही सेम टू सेम चीज़ें ऑब्जेक्ट पे भी होंगी, मतलब कि मैं मल्टीपल्स वैल्यूज अगर क्रिएट कर दूँ। सपोज मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट किया और नेम पे सपोज मैंने यहाँ पे इस बार मैं, चलो भूमिका जी को ले लेता हूँ। यहाँ पे भूमिका मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे इनका मैंने अगर कोई क्लास व्लास अगर मुझे देना हो तो सपोज इनको मैंने बोल दिया कि डूइंग एनसीए, ठीक है। क्लास क्या, कोर्स बता देते हैं, ठीक है। एमसी हो गया। और भी कुछ अगर हम देना चाहे तो कुछ क्या क्या दे सकते हैं। चलो दो चीज़ से मैं समझा देता हूँ, दो चीज़ ही काफ़ी है, ठीक है। या तो यूज़र नेम, ठीक है। सपोज इनके कोर्स का एक पासवर्ड मैं दे देता हूँ, ठीक है। एक पासवर्ड है इनके कोर्स का, कोई भी पासवर्ड आप ले सकते हो। ई कैप, ये कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रही होंगी, उसका पासवर्ड है ई कैप 615, ठीक है। अब सपोज ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा, कुछ रैंडम डेटा की वैल्यू पेयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसके वैल्यूज को मुझे डीस्ट्रक्चर करना है। ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास आया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, इन की वैल्यूज पेयर्स को मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो वो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सपोज मुझे कॉन्स्ट एक मैं बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और फिर उसके अंदर यही काम मैं कर रहा था। मैं कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाए थे, कर्ली ब्रेसेस में से मैंने क्या किया था, बस यहाँ पे मुझे नेम एक्सेस करना है। ये बस मुझे क्या करना है, नेम एक्सेस करना है, नेम, और इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से मुझे नेम एक्सेस करना है। बस यही काम तो मुझे करना था ना। और मैं इस नेम को कंसोल डॉट प्रिंट करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके मुझे बस इनका नेम चाहिए अभी के लिए, ठीक है। ये मुझे केवल इनका नेम चाहिए। और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे भूमिका जी देखिए प्रिंट हो गया, ठीक है। ये डिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर आप रैंडमली अगर आप इसको नेम यहाँ पे लिख देते, सपोज मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहा होता तो होता क्या, मैं रिफ्रेश करता तो मेरे पास एरर आ जाता, नेम इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। मेरे पास एक और तरीका था इसको एक्सेस करने का कि मैं स्टूडेंट डॉट नेम लिख दूं, जो मैं दूसरे तरीके से मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, तब भी भूमिका जी प्रिंट हो जाता। लेकिन अभी के लिए सपोज यहाँ पे इसको मैंने डीस्ट्रक्चरिंग वे में बताया था, तो वो इस तरीके से होगा। डीस्ट्रक्चरिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, आपने जो की वैल्यू पेयर लिखा है आप उसको लिख दो, और स्टूडेंट जिस भी ऑब्जेक्ट से आप डेटा लेना चाहते हो आप उस चीज को लिख दो। इसका मतलब होता है डीस्ट्रक्चरिंग। उस दौरान पे आप केवल उस नेम को एक्सेस करोगे, स्टूडेंट डॉट नेम करने की कोई नीड नहीं है, और वहां पे ये चीज आपको प्रिंट होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो ये तो मेरे पास एक तरीका था। अब चाहो तो इस नेम के जगह पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट, इस जो मैंने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर इसका की नेम नाम से है, बट मैं वो उसे किसी और नेम से एक्सेस करना चाहता हूँ। सपोज मैं उसे यूजर नेम से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसको नेम लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा, और लेकिन
मैं इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है नेम नाम से, जिसको मैं किस रूप में एक्सेस करना चाहता हूँ, यूजर नेम। अब मैं उस की को बनाना चाहता हूँ। अब मुझे अगर मैं नेम नाम से उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। तो अब मुझे उसको किस नाम से एक्सेस करना पड़ेगा, यूजर नेम नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको अब सेव करूंगा, देन मुझे भूमिका जी मिल जाएंगी, उनका नेम आई मीन टू से मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीके से इसी को हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। मतलब कि वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज रहेंगी उनको मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करना ही डीस्ट्रक्चरिंग होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। नो सर। नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो और किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, समस्या कुछ हो तो बताओ। आप लोग जल्दी बोलो थोड़ा सा। सर जो क्लास की वीडियो चली है वो अपलोड नहीं हुई है सर एलएमएस पे। भाई अपलोड हो चुकी है, हमने लास्ट क्लास में ही उनको बोल दिया था तुम लोग की वजह से, तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट पता नहीं क्या क्या सेंड 27 कर के दिया। बाद वाली सर अपलोड नहीं हुई है। 27 तारीख तक का अपलोड है, उसके बाद की जो क्लास चली है वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सर। अभी रोहित जी ने देखा था, आपने देखा था ना? उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया हुआ है कि ऑलरेडी अपलोडेड है एलएमएस के ऊपर। रोहित जी आपने देखा था या नहीं देखा था? किसी और ने देखा हुआ है अपलोडेड है या नहीं है? अपनी क्लास कितने तारीख को लास्ट हुई थी? भाई कोई तो बोल दो। संजीत जी, चंदन जी, असीत जी, भूमिका जी, रोहित जी, कोई है? सर हम नहीं देखते हैं मतलब रिकॉर्डिंग सेशन को। आप रिकॉर्डिंग ही नहीं देखते हो? असीत जी, भूमिका जी, संजीत जी, रोहित जी, आप लोग देखते हो या वो भी नहीं देखते हो? देखते हैं सर, है रिकॉर्डिंग है, डाला रिकॉर्डिंग गया है। अपलोडेड है सर। अपलोडेड है? इनको बता अपलोडेड। दीजिए कहाँ पे अपलोड मिलेगा। मेरा जब प्रॉब्लम रहता है तभी देखते हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है कि आप रिकॉर्डिंग देखो। आप जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपने क्लास तो देख ही लिया ना। इनको बताइए कहाँ पे मिलेगा रिकॉर्डिंग, एलएमएस पे किस जगह पे मिल जाएगा? सत्ताईस के बाद वाली सर नहीं दिखा रहा था, अभी मैंने आज देखे हैं हम। 27 तारीख को क्लास हुई थी। लास्ट क्लास अपने कितने तारीख को हुई थी? हम्म, आप देख लेना एक बार दोबारा से एक बार ट्राई करना। नहीं तो अपने ये जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, वैसे तो मैं दोबारा बोल दूंगा, बट आई थिंक पड़ी हुई है। ठीक है, अगर नहीं भी पड़ी होगी तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बोल दो। आप लोग लगता है ओके सोते सोते सर, क्लास ओके। देख रहे होते हो। ठीक है, चलो ठीक हैं। है। सर मैं और हाँ, एक और चीज अब आपको लास्ट वार्निंग पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर अब आपने क्लास रिवाइज नहीं किया और आप रिवीजन के साथ नहीं आ रहे हो, देन मैं सच में बता रहा, मैं किसी से भी स्क्रीन शेयर करवा के कुछ भी करा सकता हूँ, फिर आपको इंसर्टिंग फील होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस खत्म हो गया, नोड जेएस खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक थे, दोनों टॉपिक हमने खत्म कर लिया अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ईजीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और गेट और पोस्ट में डिफरेंस देख रहे होंगे। देन हम लोग रेस्टफुल एपीआईज पे पढ़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जब हम लोग कर रहे होंगे ना, तो इसमें ये जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब के सब यूज होने वाले हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आगे का पोर्शन, ये बस आप ध्यान में रखो। हाँ बताइए, भूमिका जी कुछ बोल रही थी? सर अभी डेली क्लासेस होंगे ना? नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं होगी, परसों होगी, और परसों के बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, आप लोग को लेने में डेली में क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ दिनों के लिए? मेरे पास 10 नहीं तारीख कोई तक का टाइम इश्यू नहीं। 10 तारीख तक का टाइम फ्री हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस समय ज़्यादा वर्क नहीं है, तो 10 तारीख तक का मैं आपको टाइम निकाल के मैं डेली क्लासेस ले सकता हूँ। बट अगर आप लोग राजी हो तो ठीक है, तो मैं बात करूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? रेगुलर क्लास में सर किसी मुझे को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबको मतलब एक बार हो।
हाँ, तो मुझे वही पूछना है ना, बाकी सबको किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ पे जितने लोग हैं जल्दी बताइए। रेगुलर क्लासेस 10 तारीख तक में होने में कोई प्रॉब्लम है? रेगुलर सर, हाँ, रेगुलर। नो प्रॉब्लम। नहीं है? दीपक जी, असित जी, संजीत जी, रोहित जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? मैनेज करेंगे सर। नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर। हाँ, ज़रूर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। बात करते हैं फिर इसके बारे में, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।